नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। मैं आप सभी लोगों का इस सेमिनार में स्वागत करता हूं, जो कि बायोबैंकिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बायोबैंक इंडिया फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो कि समाज में बायो बैंकिंग और अनेक प्रकार की बीमारियों के बारे में जागरूक करती है। और इस सेमिनार के माध्यम से हम समाज में कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाह रहे हैं और हमारे साथ विभिन्न एरिया के विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। तो हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे विशेषज्ञों से। डॉक्टर प्रिया तिवारी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि ऑर्थोमिस हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं और हजारों कोविड-19 मरीजों का इलाज कर चुके हैं और जो कि कम्युनिटी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो कि बायोबैंकिंग विशेषज्ञ हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हैं साथ में। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी कोविड-19 के बारे में कि वायरस क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरीके से बीमारी करता है लोगों में। तो स्वागत है डॉक्टर वीरेंद्र का। डॉक्टर वीरेंद्र। थैंक यू डॉक्टर अरुण। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक जो है कि वायरस क्या है, ये कैसे अटैक करता है, हमारी जो है कि जो डिफेंस सिस्टम है शरीर की वो कैसे वो करती है, ये वेरिएंट क्या है और हमें बचाव क्या क्या कैसे करना चाहिए, इसके लिए इस पे जो है कि बताऊंगा। तो सबसे पहले वायरस के बारे में बताता हूँ। ये वायरस, जिसको हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, जो विष शब्द से बना है। और विष तो आप लोगों को पता ही है कि चाहे वो जो है कि ह्यूमन को दे दिया जाए, प्लांट को दे दिया जाए, वो जो है कि डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये हमारे जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन हैं, सब जो है कोशिकीय होते हैं, जो कि कोशिका से मिलके बने होते हैं। लेकिन जो वायरस है, जो विषाणु है, वो एक कोशिकीय है, यानी कि ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, जो कि हमें इसके नाभिकीय अम्ल कह सकते हैं। नाभिकीय अम्ल, जिसको हम डीएनए, आरएनए या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और इसके ऊपर जो है कि एक कोट होती है प्रोटीन की, दो चीजों से मिलके बना होता है। ये वायरस जब तक इसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि ये अपने आप ही अपनी जनसंख्या वृद्धि कर सके, 1 से 2 बना सके, तो जब इसके लिए इसको किसी लिविंग चीज की, जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये बट ये जो है कि विदाउट उसके हजारों साल तक क्रिस्टल के रूप में जो है कि बाहर रह सकता है। जब भी इसको मौका मिलता है, ये जो है कि जीवित कोशिका के अंदर घुसता है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, उसको ये हाईजैक करता है। हाईजैक करने के बाद उसके सारे सिस्टम को यूज करके ये अपनी पॉपुलेशन बनवाता है और उस कोशिका को मार देता है। अब जब एक कोशिका मर जाती है तो दूसरे पे अटैक करता है, तीसरे पे करता है, और इससे हम ह्यूमन को बीमार कर देता है। एक वायरस जो है कि नया नहीं है। हम चेचक वायरस के बारे में जानते हैं, जिसको कि डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने सर्च की थी, बताया था कि ये वायरस के द्वारा होता है, और बाद में इसकी जो है कि उन्होंने वैक्सीन भी बनाई थी। वायरस जो होते हैं, ये जो है कि ये ऐसा नहीं है कि सारे वायरस जो है कि हानिकारक ही होते हैं। कुछ जो है कि लाभदायक भी होते हैं। कुछ जो है कि जीवाणु जीवाणु ईटर होते हैं, जो कि हमें हैजा, पेचिस ऐसे बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। अदर जो है, जो डिजीज है वायरस के द्वारा, जैसे पोलियो वायरस हो गया, पोलियो के द्वारा होता है, HIV होती है, ये सारे वायरस के द्वारा होता है। अब मैं इसको कोरोना वायरस के बारे में बता रहा हूँ। कोरोना वायरस
जो है कोरोना जो है कि एक फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, ये नया वायरस नहीं है, ये बहुत बड़ी फैमिली है। और जो सार्स कोविड 2 9, ये जो है कि आप सबको पता है कि 2019 में 31 दिसंबर को WHO ने इस वायरस को अ, घोषित किया, जो कि यूहान चाइना में जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि निमोनिया फैला चुका। और ये वायरस जो है का नाम, कोरोना वायरस का नाम इसके शेप के ऊपर पड़ा, क्योंकि जो मैंने बताया कि हर वायरस के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर 2 लेयर प्रोटीन की लेयर होती है। तो इसमें जो है कि 3 मेम्ब्रेन होती हैं। दैट इज इनवलप प्रोटीन होती है इसके ऊपर, इसके इसके ऊपर जो है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, और तीसरा जो है स्पाइक प्रोटीन होती है। अब जो स्पाइक प्रोटीन है, ये इसको ही आप कह सकते हो कि इसका हाथ है या पैर है, जिसके थ्रू ये हमारे सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर इसको यूज करके घुसता है। अब मैं बताऊंगा ये वेरिएंट क्या है। हम सुनने में आ रहा है कि ये यूके वेरिएंट है, ये ब्रिटेन का वेरिएंट है, ये ब्राजील वेरिएंट है। तो जैसे जैसे ये टाइम बढ़ा, 2019 में ये चाइना से शुरू होके पूरे विश्व में फैल गया है। अभी जो है कि कोई भी कंट्री नहीं बची है जहाँ पे कि ये कोरोना वायरस नहीं है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये भी अपना सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट से गुजरा गुजरा और ये है कि अपने सर्वाइव करने के लिए इसने जेनेटिक मटेरियल में कुछ मॉडिफिकेशन, जिसे हम म्यूटेंट कहते हैं। और अल्टीमेटली जो भी म्यूटेंट जेनेटिक मटेरियल में हुआ, वो म्यूटेंट इसके स्पाइक प्रोटीन पे हुआ। मतलब स्पाइक प्रोटीन कहने का मतलब कि जो इसका हाथ या पैर है, वहां पे इसने जो है कि अपना चेंज किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ट्रांसमिट कर सके और जल्दी से जल्दी हमारे बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर घुस के और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके और हमें बीमार कर सके। कोरोना वायरस जो कि मैंने बताया कि नया वायरस नहीं है, तो इस और ये सार्स और मर्स मतलब सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम या मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम ऐसी जैसी भयानक बीमारी पैदा करती है, जिसमें कि हमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब हमारे कंट्री में जो माना गया है कि जो 3 वेरिएंट बहुत ज्यादा जो है सेकेंड फेज में जो है कि आए, वो है B117, B1167 और B1168। जो सेकेंड वायरस है उसमें जो है कि डबल म्यूटेंट है। डबल म्यूटेंट उसके स्पाइक प्रोटीन में बना, और जो कि बहुत ही तेजी के साथ ट्रांसमिट कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो है कि जल्दी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है और जल्दी से जल्दी लोगों को बीमार कर रहा है, ताकि हमारी डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी की है वो भी उसको एंटीबॉडी बना के मारने में जो है कि टाइम ले रही है। अब ये तो हुआ वेरिएंट की बात। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी जो है कि लड़ नहीं रही है, हमारी बॉडी की जो है कि ऐसे ही छोड़ रही है। तो हमारे बॉडी में भी डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है सबके बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, इस वायरस से लड़ने के लिए या किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान एक किसी भी कंट्री के ऊपर ले जाना चाहूंगा कि जैसे कंट्री में 3 डिफेंस सिस्टम होती है। मान लो कि बॉर्डर होता है, उसका बॉर्डर के अंदर यदि कोई टेररिस्ट या दुश्मन घुस आया तो उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। और यदि वो किसी हथियार से अटैक कर रहा है तो उसको जो है कि डिस्ट्रॉय करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। वैसे ही हमारे शरीर में भी तीन हमारे शरीर में भी 3 मैकेनिज्म है, जिससे कि हमारे शरीर किसी भी माइक्रोब से, वायरस से लड़ने के लिए यूज करता है। पहले जैसे कि हमारी शरीर का जो ऊपरी पार्ट है, जैसे स्किन हो गया, या सांस ले रहे हैं तो सांस में जो है कि म्यूकस लेयर हो गया, और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके ऊपर लेयर हो गया, वहाँ पे कुछ हमारे लाभदायक माइक्रोब्स का इन्वायरमेंट भी होता है। तो जैसे ही कोई हानिकारक माइक्रोब्स जाते हैं, ये डिफेंस सिस्टम प्राइमरी डिफेंस सिस्टम है। जैसे कंट्री के बॉर्डर की तरह जो है कि जो
दीवार होती है उसको पहले उसके अंदर जाने से रोकता है। यदि वो डिफेंस सिस्टम किसी की तरह रोकने में नाकाम रहा, फेल हो जाता है, फिर जो है कि वो माइक्रोब्स या ये वायरस जो है कि अंदर घुस जाता है। फिर वहां पे कुछ हमारे फाइटर पहले से रेडी होते हैं सेल्स में, जो कि उसको पकड़ते हैं और उसको जो है कि तोड़ मरोड़ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप ये समझिए, यदि ये सेकेंड सिस्टम भी किसी तरह फेल हो गया और ये वायरस जैसे ही हमारे सेल्स के अंदर घुसता है, उस टाइम हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो अलर्ट हो जाती है। अब जब इम्यून सिस्टम अलर्ट होती है, तो जैसे ही ये हमारे डीएनए और आरएनए को हाईजैक करके अपनी पॉपुलेशन बनाता है, उस टाइम इसकी स्पाइक प्रोटीन भी बनती है और प्रोटीन भी बनती है, और उस प्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन के खिलाफ ये जो है कि एंटीबॉडी बनाती है। हमारी बॉडी जो डिफेंस सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी ऐसे सटीक बनाती है कि वो उसी एंटीजन पे जाके फिट होती है और उस वायरस के पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करती है, या कोई माइक्रोब्स है उसके पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करती है। अब ये फाइट चलता रहता है, और आपको पता ही है कि जब बॉडी में फाइट चलता है या किसी कंट्री में फाइट चलता है, तो कुछ टेम्परेचर भी बढ़ता है। वैसे ही हमारे टेम्परेचर का, हमारे शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ता है और हमें फीवर वगैरह। तो ये तब तक चलती है जब तक कि हमारी शरीर जो है कि हमारे जो इम्यून मैकेनिज्म है वो जो है कि उस माइक्रोब्स को, वायरस को खत्म न कर, और खत्म करने के बाद फिर स्लो डाउन हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि खत्म करने के बाद जो है कि ये हमारी इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करती। नहीं, एक हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी भी है। जैसे ब्रेन होता है, वैसे एक ब्रेन भी है जो इसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर लेता है, इस एंटीजन को, इस वायरस को, और याद रखता है कि फ्यूचर में यदि ये आता है तो वैसे ही ये तुरंत ही अपने सिस्टम को यूज करके और जल्दी से जल्दी उसको किल कर। तो ऐसे जो है कि हमारा जो बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम है ऐसे वर्क करता है। अब हमें क्या करना है इसके बचाव के लिए, क्योंकि बॉडी हमारी इतनी वर्क कर रही है, फिर भी जो है कि ये वायरस इतना वायरुलेंट है, ट्रांसमिट हो रहा है कि बॉडी को वर्क करने के लिए ही टाइम नहीं दे रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, 2 से 3 दिन में जो है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। तो जो भी हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो भी WHO की गाइडलाइंस है, कि जल्दी से हमें जो है कि पहला काम क्या करना है कि अपना हाथ हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। उससे क्या होता है, साइंस इसके पीछे क्या है कि जो भी ये कोरोना वायरस का जो ऊपरी लेयर है वो स्पाइक प्रोटीन है, जिसको मैं कोरोना वायरस का हाथ या पैर कह रहा हूँ, उस लेयर को आपका जो है कि जो साबुन है या सैनिटाइजर है वो तोड़ देता है। जब तोड़ देता है तो जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो जो है कि नहीं जा पाता, जेनेटिक मटेरियल निकल जाता है, और फिर जो है कि ये हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाता। और सेकेंड और सेकेंड चीज ये है कि हमें जब भी कभी भीड़ भाड़ जगह में जाएं तो मास्क लगाएं। ज्यादा भीड़ में जा रहे हैं, डबल मास्क लगाएं, ताकि जैसे भी ये इंटर कर रहा है, क्योंकि ये रिस्पिरेटरी वायरस है, ये हमारे जो है कि फेफड़े को खराब कर रहा है, फेफड़े में जाता है तो ये जा ही नहीं पाए। और हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि कोई इन्फेक्टेड आदमी जो है कि छींकता है, खांसता है, तो कम से कम हमारे तक पहुंच पाए। और सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर, हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मेमोरी सेल बनाती है। तो वैक्सीन का भी वही काम है। वैक्सीन जो बनी है, सारी सारी वैक्सीन कहीं ना कहीं स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करके बनी है, ताकि जो है कि हमारी बॉडी पहले से जो है कि रिकॉग्नाइज कर ले और रिकॉग्नाइज करके रख ले कि इन फ्यूचर यदि जो भी वैक्सीनेटेड है उस उन उनको यदि जो है कि ये वायरस अटैक करता है तो वहां से मेमोरी सेल रिकॉग्नाइज करके जल्दी से जल्दी उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि हम कम से कम बीमार हो सके। तो ओवरऑल साइंस बिहाइंड द कोरोना वायरस एंड हाउ टू, कैसे हम बचें, इस पे हमें ध्यान रखना। धन्यवाद।
डॉक्टर अरुण। धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। एक दो सवाल हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि जो दर्शक हैं जो कि देख रहे हैं उनके मन में भी होंगे कि जो अभी जो वैक्सीन है वो कितने दिनों तक काम करती है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि या कुछ लोग में ऐसे सुनने भी आया है कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए काम करेगी और उसके आगे काम नहीं करेगी। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या तीसरी डोज की जरूरत होगी या नहीं होगी? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी जो वैक्सीन है और लेने के बाद कितने दिनों तक ये वर्क करेगी, कौन सी वैक्सीन में कितने दिनों तक एंटीबॉडी बनी रहेगी, ये अभी भी रिसर्च का पार्ट है और इस पे जो है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वर्क कर रहे हैं। बट फिर भी अभी के लिए यही जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं और फ्यूचर में एक क्लियर हो जाएगा कि ये वैक्सीन और एंटीबॉडी कितने दिन तक हमें प्रोटेक्ट करती है। बट ये है कि यदि आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपके अंदर जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है वो उसकी मेमोरी तो रहेगी और आपको कभी न कभी ये प्रोटेक्ट करेगी। धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र। ओके, अब थैंक यू। मैं डॉक्टर डॉक्टर प्रिया तिवारी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो दर्शकों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर प्रिया। जी नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। तो अच्छा लगा जान के कि ऐसा विषय रखा गया है, इस सब्जेक्ट की बहुत जरूरत थी। तो मुझे बात करनी है होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन और इलाज के बारे में जिन पेशेंट्स को कोविड तो है लेकिन सिम्टम्स कम है। तो पहले कुछ समझ लेते हैं, कुछ क्लैरिटी ले लेते हैं कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। बहुत ज्यादा सुना जा रहा है क्वारंटाइन क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन होम आइसोलेशन। देखिए, क्वारंटाइन शब्द है, ये प्रयोग होता है उन लोगों के लिए जिनको कोविड वाले मरीज से एक्सपोजर तो हुआ है ना, लेकिन ये कोविड पॉजिटिव हुए नहीं है, हो सकते हैं पर अभी हुए नहीं हैं। और इनको हम रखते हैं कि घर में रुके, घर में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर इनके पास कोविड का वायरस आ गया है तो ये कोविड का वायरस दे भी सकते हैं। तो ये हम ट्रांसमिशन कम करने के लिए एक ये स्ट्रैटेजी है क्वारंटाइन की। लेकिन हाँ, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो गया है तो ऐसे लोगों में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन की। तो क्वारंटाइन केवल उन लोगों के लिए है जिनको किसी कोविड मरीज से एक्सपोजर हुआ है, पर जो खुद कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं ये भी दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इनको भी ये बोला जाता है कि घर से बाहर ना निकले, घर में रहें ताकि किसी को इन्फेक्शन न दे। पर ऐसे मरीजों के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो आइसोलेशन है। वो हॉस्पिटल आइसोलेशन, होम आइसोलेशन, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो कुछ शब्द हो गए। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मैं अगर किसी ऑफिस में काम करती हूँ और मेरे बगल की डेस्क पे जो बंदा बैठा था वो कोविड पॉजिटिव हो गया, और चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, कई बार रह जाती है, तो ये भी चांस है कि मुझे भी उससे वायरस आ गया। तो इसीलिए मुझे मेरा ऑफिस बोलेगा कि सुनो, तुमको तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट से आप एक्सपोज हुए हो, तो आपको भी चांस है कि आपके पास कोविड का वायरस चला हो गया, तो आप घर जाके क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो अब मैं घर जाऊंगी, लेकिन हाँ, क्वारंटाइन होता कैसे है? आप सारे लोगों में भी कभी ना कभी ये बात होगी कि घर का कोई मेंबर ही पॉजिटिव हो गया, तो आपको भी क्वारंटाइन कर लेना चाहिए अपने आप को। आपका कोई फ्रेंड पॉजिटिव हो गया, आप किसी शादी में चले गए जो कि अभी नहीं जाना चाहिए, फिर भी चले गए, और वहां पे पता चला कि बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव आ गए, तो इन सब चीजों की वजह से आपको भी होम क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्वारंटाइन कैसे किया जाए? क्वारंटाइन करने का तरीका यह है कि घर में कोई ऐसा कमरा है जो डेडिकेटेड, जिसमें बस आप ही रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। वो रूम आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। कुछ घरों में ऐसे कमरे नहीं होते हैं। अगर आपके घर में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि आपको एक सेपरेट रूम मिले क्वारंटाइन करने के लिए, तो आपको अगर कोई और भी शेयर कर रहा है तो कम से कम 2 मीटर या 6 फीट का डिस्टेंस उससे हमेशा बना के रखना है। तो मे बी आप एक बेड दूसरी जगह डाल सकते हैं। तो ये हुआ। अगर साथ में एक बाथरूम अटैच्ड है तो ऐसा कमरा लेना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में इंफेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर बाथरूम आप शेयर करते हैं। बाथरूम में प्रिकॉशंस भी कम लिए जाते हैं, और इसीलिए ये है कि एक बार आपने बाथरूम यूज किया, उसके बाद किसी दूसरे बंदे ने इस्तेमाल किया, तो उससे कोविड फैलने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए ऐसा कमरा लीजिए जिसमें बाथरूम शेयर न हो।
अब इसके बाद कुछ सामान लेके आप उस कमरे में रहिए, जैसे कि कुछ कपड़े के सेट ले लीजिए, टॉवेल्स ले लीजिए, कुछ बर्तन भी साथ में रख लीजिए, टूथपेस्ट लिख लीजिए, ताकि आपको कमरे से बाहर निकलने की जरूरत कम से कम पड़े। आइडिया ये है कि आप कमरे से बाहर कम से कम निकलेंगे तो घर के बाकी सदस्य भी कोरोना से बच सकते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई एल्डरली जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाले मरीज होते हैं जिनको की एस्थमा की दिक्कत, डायबिटीज की दिक्कत हो सकती है, या किडनी खराब हो सकती है, ऐसे लोगों को सीवियर कोविड होने का इन्फेक्शन ज्यादा रहता है। तो ऐसे लोग अगर आपके घर में है तो इनसे तो बिल्कुल भी दूर रहना है। तो आपको अपने घर के अंदर की जो मोबिलिटी है वो भी रेस्ट्रिक्ट करके रखनी है। ये मैं अभी केवल क्वारंटाइन की बात कर रही हूँ। तो आइडिया ये है कि आप कोविड का इन्फेक्शन जो है, जैसे कि डॉक्टर वीरेंद्र ने आपको बताया कि खांसने छींकने से फैलता है, हाथ के कांटेक्ट से फैलता है, वो सारा कांटेक्ट जो है आप अपने तक ही सीमित रखें, किसी और को इन्फेक्शन उसके थ्रू ना दें। तो ये तो कुछ क्वारंटाइन की बातें हो गई। घर में कोई एक ही बंदा रहेगा जो कि आपके लिए खाना लाके देगा, और खाना देते वक्त भी कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। एक तो ये कि मास्क आपको घर में पहन के रखना है, ठीक है। जो आपके सर्जिकल मास्क वगैरह हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप 8-8 घंटे में बदल सकते हैं। फिर जैसे घर में अगर कोई बंदा है तो वो गेट के आपके कमरे के बाहर खाना रख सकता है। अगर वो कमरे के अंदर आता है तो आपको और उनको दोनों लोगों को N95 मास्क अगर पहन सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि N95 की प्रोटेक्शन रेट और ज्यादा होती है। तो कोशिश यही करिए कि वो घर के में आपके कमरे के अंदर ना आए, कमरे के बाहर ही खाना रख दें। ये सारे प्रिकॉशन आइसोलेशन में भी फॉलो होते हैं, लेकिन आइसोलेशन की बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी हम केवल होम क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं। फिर ये हो गया कि हाँ, कपड़े तो पहन रहे हैं तो कपड़े धोने भी हैं। अगर कपड़े धोने हैं तो अलग धोने हैं, डिटर्जेंट से धो सकते हैं। गर्म पानी में धोएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये देखा गया है कि गर्म पानी में वायरस की लाइफ और कम हो जाती है। तो गर्म पानी में धोइए, डिटर्जेंट में ही, जो कॉमन डिटर्जेंट है उसी में धोइए, बट अलग धोइए। फिर इसके अलावा ये है कि एक चीज होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि अगर आपने मास्क तो निकाल दिया, लेकिन मास्क आप ऐसे फेंक नहीं सकते, क्योंकि मास्क पे तो वायरस हो सकता है। तो उसको भी डिस्कार्ड करने का एक प्रॉपर तरीका है, जो कि क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड मार्केट में अवेलेबल होता है, वो आपको घर में मंगा के रखना चाहिए। एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज है इसमें कि जो नॉर्मल मार्केट में सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो मार्केट में है वो 5% के आसपास होता है, लेकिन आपको डिसइंफेक्ट करने के लिए केवल 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि 1 लीटर की जो बॉटल आती है उसमें 800 ml पानी और 200 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड मिला दीजिए। इससे आपके पास 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड तैयार हो जाएगा। और डिसइंफेक्ट करने के लिए, सफाई करने के लिए आप इसी सोल्यूशन का इस्तेमाल करिए। सफाई और किस किस करनी होती है? कई बार डोर के हैंडल की करनी होती है, कोई भी ऐसी सरफेस जहां पे हमें लगता है कि वायरस सेटल हो गया हो, तो कमरे की सफाई भी ऐसे करनी है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है और जो लोग काफी मिस कर सकते हैं और जो कि काफी बात की जा रही है, हैंड सैनिटाइजर्स। तो जैसे कि अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर से बाथरूम जाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद आप हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करिए। अगर आपके कमरे में कोई खाना देने आ रहा है, या कोई बार खाने की प्लेट लेके ले जा रहा है वापस, तो उस बंदे को भी हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल आपको खाना देने के बाद स्पेशली करना चाहिए। अगर वो आपको टच कर रहे हैं तभी भी आपको हैंड सैनिटाइजर्स का और उनको भी हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए। 40 सेकंड तक आपको हैंड वॉश करना है। अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स है तो आप ये देख लीजिए कि उसमें कम से कम अल्कोहल की जो मात्रा है वो 60% होनी चाहिए। इसमें कुछ लोगों को कंसर्न है, आजकल मैं बहुत लोगों से सुन रही हूँ, और चूंकि मैं कैंसर की डॉक्टर भी हूँ, कि क्या लंबे समय तक अगर हम अल्कोहल के सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करें तो क्या इससे कैंसर हो सकता है? जी, ऐसा कोई रिस्क नहीं है। थोड़ी बहुत ड्राइनेस हो सकती है, बट इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम वाली बात इन सैनिटाइजर्स के साथ नहीं है। तो जरूरी बात यह है, जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए कि ये वायरस जो है जिस तरीके से फैल सकता है, हमें वो सारे पोर्टल ऑफ एंट्री और एग्जिट जो है हमें वो कट डाउन करने हैं। एक और जरूरी बात यह है कि अगर आप अपना आंख टच करते हैं, सपोज आपके वायरस आपके हाथ में बैठा, आपने छींका और अपना आंख टच कर लिया, तो इससे आपकी बॉडी में भी बार बार वायरस जा सकता है। दूसरी बात ये होती है ना कि सपोज करिए कोई आपका केयर गिवर है जो आपके खाना लाके देता है, वो आपके पास आया और उसके मास्क के ऊपर वायरस बैठ गया और उसने अपना मास्क ऊपर छुआ। हम तो कैजुअली टच करते ही रहते हैं अपना मास्क, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको आउटर सरफेस ऑफ मास्क कभी टच नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उसने फिर आंख में लगी खुजली होने लगी, उसने अपनी आंख मसल दी, तो उससे वायरस अंदर चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए और बहुत जरूरी है। लगेगा यार कितनी बातों का ख्याल रखें, क्या क्या बातों का ख्याल रखें।
लेकिन ये जान लीजिए ऐसी बातों का ख्याल रख के आप अपना जीवन भी बचा सकते हैं, आप किसी और को इन्फेक्शन देने से भी किसी से बच सकते हैं, जिससे आप किसी और का भी जीवन बचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो क्वारंटाइन की बातें हो गई। कब तक क्वारंटाइन रखें? अगर सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो 10 से 14 दिन क्वारंटाइन में रहना चाहिए। पर अगर सिम्टम्स आने लगे, तो कोविड के सिम्टम्स तो अब सभी लोगों को पता है, नेट पे काफी बातें हो रही हैं। कुछ तो इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स ही हैं, जैसे कि बुखार, जुकाम, गला खराब हो सकता है, बुखार 100 के ऊपर भी जा सकता है, लगातार बुखार रह सकता है, शरीर में बहुत दर्द हो सकता है, बैक एक बहुत ज्यादा होता है, हेडेक हो सकता है। बट इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि आंखों में लालपन, जिसे कि हम मेडिकल टर्म्स में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसके अलावा डायरिया भी बहुत ज्यादा देखा गया है, कुछ लोगों में नोजिया भी हो सकता है, खांसी बहुत ज्यादा हो सकती है। और इसके अलावा तो जो एक बहुत ही टिपिकल सिम्टम बताते हैं कि आपका जो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट है वो भी जा सकता है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि सबको बुखार हो, 40% मरीजों में बुखार नहीं होते। कोई भी 2 चिन्ह आ जाए तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ये तो कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोविड के सिम्टम्स हो रहे हैं तो क्या आपको टेस्ट कराना चाहिए? अगर टेस्ट कराने की फैसिलिटी है तो बिल्कुल कराना चाहिए। टेस्ट कराने के लिए आरटीपीसीआर जो है वो सबसे ज्यादा वैलिड टेस्ट अवेलेबल है। बट चूंकि आजकल इतने लोगों को कोविड हो रहा है तो आरटीपीसीआर की फैसिलिटी शायद और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। बहुत छोटे गाँव में शायद अभी भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और अगर टेस्ट हो भी रहा है तो रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं। तो देखिए, टू बी ऑन द सेफर साइड ये है कि आप मान लीजिए कि आपको कोविड है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस कुछ दिन फॉलो करने से कुछ नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे कोई भी 2 चिन्ह आते हैं, जैसे कि अगर आपको बॉडी एक स्टार्ट हो गया और गला खराब हो गया, तो आप मान लीजिए कि ये कोविड के लक्षण ही हो सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या ट्रीटमेंट की बातें अब हम इसके बेसिस पे करेंगे। तो देखिए, अगर आपको ऐसे कुछ चिन्ह आ रहे हैं तो आजकल बहुत सारी हेल्पलाइंस है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो कि एडवाइस आपको फोन पे टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू दे रहे हैं। तो आप किसी भी ऐसे एक फोन नंबर पे कॉल करिए और अपने चिन्ह और लक्षण बताइए। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं वो, या मेडिकल ऑफिसर हैं, या जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, वो बताएंगे कि आपके जो चिन्ह हैं उसके बेसिस पे आपको घर पे ही ट्रीटमेंट से काम चल जाएगा या कहीं आपको अस्पताल आने की जरूरत तो नहीं है। तो इसका डिसीजन खुद लेने से अच्छा है कि आप किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके करें। तो अगर सपोज करिए कि आपका डॉक्टर ये बोलता है कि हाँ ठीक है, आपके तो लक्षण ज्यादा है नहीं, जिसको कि हम माइल्डली सिम्टोमेटिक कहते हैं, और आपका तो घर पे ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसमें 2-3 चीजें पूछेंगे। वो पूछेंगे कहीं सांस की ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है। सांस की दिक्कत घबराहट से भी हो सकती है, पर वो अगर सांस की दिक्कत लो ऑक्सीजन की वजह से तो नहीं हो रही है। तो जिसमें बात आजकल हो रही है ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने की, इसलिए जरूरी है कि आप घर पे, आप सब लोग घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर रखिए। एक सिंपल सी बात है, एक आप ना कोरोना या कोविड किट बना के रखिए। जैसे होता है ना, घर पे चोट लगती है तो एक फर्स्ट एड किट होती है, तो एक कोविड किट बना के रखिए। इस किट में आप क्या क्या रख सकते हैं? एक पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, थर्मोमीटर रखिए टेम्परेचर नापने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर नापने की जरूरत भी पड़ सकती है। फिर इसके अलावा इसमें आप विटामिन सी की गोलियां रख दीजिए कि अगर बाद में सिम्टम्स आएंगे तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। इसमें आप आइवरमेक्टिन की गोलियां रख सकते हैं, कुछ और एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह रख सकते हैं, बट जब आपके डॉक्टर बोलेंगे आप तभी शुरू करिएगा। इसके अलावा इसमें आप ग्लव्स रख सकते हैं, और आप इसमें ढेर सारे, क्योंकि मास्क आपको 8-8 घंटे पे बदलने की जरूरत पड़ेगी, आपको ढेर सारे सर्जिकल मास्क या फिर मास्क जो दूसरे तरह के भी अच्छे मास्क आते हैं, N95 मास्क, कपड़े वाले मास्क, आप इसमें ढेर सारे मास्क रखिए, ग्लव्स भी रखिए। क्योंकि कई बार स्पेशली अगर केयर गिवर्स हैं, जो जगह अगर उनको जरूरत पड़ती है, केयर गिवर्स मतलब कि जो बंदे, जो भी घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं जो आपकी देखभाल करने के लिए, अगर उनको आपको टच करने की जरूरत पड़े, जैसे कि आपको इतनी वीकनेस हो गई कि आपको उठाने की जरूरत पड़े, तो ना वो उनको ग्लव्स पहन के ही आपको टच करना चाहिए, तो ग्लव्स भी रखें। तो एक डेडिकेटेड ना कोविड किट, और साथ में पैरासिटामोल, क्रोसिन, कुछ और दर्द की दवाइयां भी रख सकते हैं। ये सारी चीजें, गले में गला खराब है तो उसके लिए कुछ अच्छे गरारे करने वाली दवाइयां भी रख सकते हैं, कुछ कफ के सिरप रख सकते हैं अगर ज्यादा खांसी होती है। तो ऐसे करके ना एक डेडिकेटेड कोविड किट बनाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए, क्योंकि अगर सिम्टम्स आने शुरू हो गए तो जिस एक पैरामीटर पे आपका दिक्कत ज्यादा हो सकती है, या जिसपे आपको डॉक्टर कह सकते हैं कि आप अस्पताल आ जाइए, वो सब ऑक्सीजन सैचुरेशन के बेसिस पे ही डिसीजन लिए जाते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए? आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 या 94% से ज्यादा होना चाहिए, और वो पल्स ऑक्सीमीटर में पता चल जाता है। तो हाँ, अगर जैसे कि आपको सिम्टम्स आने लगे, आपके डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ ठीक है, आपको घर पे ही रुकना है, आपको अस्पताल आने की जरूरत
नहीं है। तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये कि अब आपके ऊपर हम क्वारंटाइन का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब आपके ऊपर हम होम आइसोलेशन का इस्तेमाल करेंगे। आजकल कई जगह अच्छे डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर्स भी आ गए हैं कि अगर घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है, घर में ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि बाकी दूसरे मेंबर्स को भी इन्फेक्शन का रिस्क होने का चांस हो गया ना, तो उनसे भी आपको दूरी और बचाव बना के रखना है, और वो जो सारे प्रिकॉशंस मैंने क्वारंटाइन में आपको बताए वो सारे फॉलो करने हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे आइसोलेशन सेंटर्स भी आ गए हैं, और जिसमें आप आइसोलेशन सेंटर्स में आप जा भी सकते हैं। तो अब जैसे कि बात हो रही है आइसोलेशन की, अब इसमें क्या है कि हाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ ये इलाज शुरू कर दो, तो आपने वैसे ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जिससे कि आपका गला खराब है तो कुछ आप गरारे कर सकते हैं, नमक के गरारे भी कर सकते हैं। कुछ कंजेशन लगता है तो आप दिन में 2 बार स्टीम ले सकते हैं। आपको दिन में 2 बार अपना सैचुरेशन देखना चाहिए। अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप क्रोसिन की गोलियां, जैसे 650 मिलीग्राम की गोली आती है, वो दिन में कम से कम 4 बार ले सकते हैं। फिर अगर डॉक्टर बोलता है तो आइवरमेक्टिन वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। विटामिन सी वगैरह भी आजकल काफी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसमें कोई नुकसान नहीं है। विटामिन सी अच्छी दवाई है और ये सेहत के लिए ठीक ठाक है, इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। तो विटामिन सी भी 2 से 3 बार लिया जा सकता है। जरूरी बात यह है कि पानी खूब अच्छे से पिए। आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जैसा कि आजकल सुन रहे होंगे कि कोविड में कोई भी दवाई 100% असरदार नहीं है, ये बॉडी की इम्यूनिटी ही है जो कि कोविड से लड़ती है। तो बॉडी की इम्यूनिटी कैसे अच्छी रख सकते हैं? पानी खूब अच्छे से पीना है। कम से कम 3 लीटर के आसपास, 2 से 3 लीटर के आसपास आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप ज्यादा पानी नहीं पी सकते तो आप जूसेस ले सकते हैं, आप लस्सी ले लीजिए, आप छाछ ले लीजिए, लेकिन ये सारी चीजें जो होती है आपको लिक्विड इंटेक अच्छे से रखना है। फिर दूसरी चीज ये है, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें। कई बार भूख कम हो जाती है तो इन्फेक्शंस में खास तौर पे तो हम खाना कम कर देते हैं, पर वो चीज ठीक नहीं है। आपको प्रोटीन इंटेक और जो आपकी डाइट है वो अच्छे से होनी चाहिए, और आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका इंटेक कॉम्प्रोमाइज ना हो। तीसरी चीज ये है कि अपना जो आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज है वो कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे कि अगर योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है, एक्सरसाइजेस जो है, ये बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, और हमारे मेंटल मानसिक हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, डर जाते हैं, खासतौर पे आजकल आप टीवी देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, तो बस बड़ी बड़ी बातें चल रही होती है, दुनिया भर के फिगर्स कोट किए जा रहे हैं, तो इसलिए आप बहुत परेशान हो जाते हैं, पैनिक में जा सकते हैं। इसलिए ये बात जरूरी है कि आप अपना मेंटल हाइजीन और अपना जो मेंटल स्वास्थ्य है वो भी आप अच्छा रखें। तो रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करते रहिए। कुछ अगर कॉमेडी पसंद है तो कॉमेडी देखिए। तो ये जो योगा प्राणायाम होता है, कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी मेंटेन करता है, इम्यूनिटी भी इंप्रूव करता है, और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करता है। तो ये सब जो सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनका बहुत ख्याल रखना है। दूसरी चीज ये है कि अच्छे से सोइए। ऐसा नहीं है कि नींद ही नहीं आ रही है, इतना घबरा गए हैं, तो अच्छे से सोइए, रेस्ट भी करिए, और थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करिए। कमरे के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। अगर योगा प्राणायाम आपको नहीं आता है तो ये सिंपल सिंपल मूवमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि आपको हैंड हाइजीन, यूज ऑफ सैनिटाइजर्स, यूज ऑफ मास्क, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारे के सारे आपको फॉलो करते रहने हैं। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके सिम्टम्स आने तो शुरू हो गए, और आप बीच बीच में आप डॉक्टर से बात भी करते रह रहे हैं, जो कि आपके सुपरवाइज कर रहे हैं, कि आपके सिम्टम्स कहीं बढ़ तो नहीं रहे, आप रिकवरी का मोड दिखा रहे हैं। अगर आप रिकवरी का मोड दिखा रहे हैं तो जनरली ये कहा जाता है कि 10 से 14 दिन के अंदर हम ये मान लेते हैं कि हाँ, मरीज के अगर सिम्टम्स अब इम्प्रूव हो गए हैं तो हाँ, अब उसको आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, और उसका कोविड अब है, वो उस स्टेज से बाहर आ गया है कि अब उसको कोविड से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर वो कोविड का इन्फेक्शन किसी और को भी दे सकता है। लेकिन हाँ, इसमें जो जरूरी बात यह है कि अगर आपको ये बोला जाए कि हाँ आप आइसोलेशन एंड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके जो लास्ट के 3 डेज हैं उसमें आपको कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि फीवर हल्का फुल्का तो आ रहा है तो आप चाय पत्ती लेने घर से बाहर चले गए, ठीक है, कि हाँ अब तो 10 दिन हो गए हैं, 14 दिन हो गए हैं, मुझे कोई सिम्टम ज्यादा है नहीं, बस हल्का फुल्का बुखार चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो सिम्टम्स हैं, जो कोविड वाले सिम्टम्स हैं, वो एटलीस्ट 3 डेज के लिए बिल्कुल भी ना हो, तभी आप अपना क्वारंटाइन, या फिर अपना क्वारंटाइन की बात तो खैर ऐसे मरीजों में नहीं करेंगे, आप अपना होम आइसोलेशन तभी आप एंड करेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। कई बार तो कुछ लोग कोविड का टेस्ट ही करवा लेते हैं, और अगर नेगेटिव आ जाए तो अच्छी बात है, बट अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, जो कि बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं होती है, तो आप ये मोटा मोटा 3 डेज का एक कट ऑफ फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन हाँ, जरूरी बात क्या है कि अस्पताल कब जाएं या कब आपको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो क्या है। अगर आपका सैचुरेशन आप मॉनिटर कर रहे हैं, दिन में 2 बार तो करना ही चाहिए, और फिर जब अगर सांस की दिक्कत लगे तभी भी आपको मॉनिटर करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपका सैचुरेशन, जैसे मैंने बताया कि 94% से अगर कम आ रहा है,
तब आपको हो सकता है हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़े। फिर आपके सिम्टम्स है, बुखार है, लगातार आ रहे हैं, 5 से 7 दिन हो गए हैं और बुखार नहीं जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सिम्टोमेटिक वर्सनिंग हो रही है, तब इसमें भी आपको अस्पताल में एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है और इसके लिए आपको डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करते रहना चाहिए। फिर इसके अलावा कई बार बेहोशी आ सकती है, इंसान बहकी बहकी बातें करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि एक दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि ऑक्सीजन की कमी से ऐसा हो सकता है, प्लस कई बार ये भी देखा गया है कि दूसरे तरह के कुछ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस शरीर में रिलीज होते हैं कोविड में। कभी कभी छोटे छोटे खून के थक्के भी बन सकते हैं जिसकी वजह से दिमाग पे असर आ सकता है। तो इसलिए बहकी बहकी बातें अगर करनी शुरू हो जाए तब उस समय भी अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। छाती में बहुत ज्यादा दर्द, कंजेशन शुरू हो जाए, अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर की फैसिलिटी नहीं है, जो कि शायद बहुत जगह नहीं होती है, तो आपको अगर सांस में दिक्कत शुरू हो जाए, देखिए घबराने से भी सांस की दिक्कत होती है, पर अगर आपको सांस की दिक्कत हो रही है और आप अपना सैचुरेशन नहीं भी अगर नाप पा रहे हैं, तब भी आपको, अगर आप अस्पताल जाएं या फिर डॉक्टर से बात करें तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका सैचुरेशन कम होना शुरू हो गया हो और आपको अस्पताल में एडमिशन की जरूरत है। तो ये जो रेड फ्लैग्स वाले साइन हैं, इसका बिल्कुल ख्याल रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि सिम्टम्स जैसे ही शुरू हो कोविड के, आपको वैसे ही डॉक्टर से बात करके कुछ ना कुछ इलाज शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत सारे लोगों को दिमाग में अभी भी एक वो है, क्या कहते हैं, स्टिग्मा है। ये सोचते हैं कि जब बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे भी कोविड हो गया, और उस चक्कर में क्या होता है ना, लोग घर पे ही बैठे रहते हैं, घर वालों को भी नहीं बताते हैं, जिससे एक तो उनको भी इन्फेक्शन देने का रिस्क होता है, प्लस उन्हें ये बात बुरी लगती है कि मुझे कैसे कोविड हो गया, मैंने तो ठीक से प्रिकॉशन ही नहीं लिए। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बुखार चलता रहता है। देखिए इतने दिन बुखार हो जाते हैं तो फिर सीवियर कोविड होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि आपको जैसे ही सिम्टम्स शुरू हो, आप उसको नजरअंदाज ना करें और आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपकी किसी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि समय पे इलाज और समय पे प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, जिससे वो आपका भी, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। अस्पताल जाने की दरों में भी कमी आती है, सीवियर कोविड होने से भी बचा जा सकता है। तो इन सारे प्रिकॉशंस का ख्याल रखिए और बचिए, कोविड से बचिए, दूसरों को बचाइए और सीवियर कोविड से बचिए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर प्रिया। एक और सवाल है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? एक्चुअली हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है, बिल्कुल लेनी चाहिए। देखिए वैक्सीन के बारे में ना बहुत सारी बातें चल रही हैं नेट पे, बहुत सारी वैक्सीन हैं अवेलेबल, लेकिन सबके बारे में ऐसी चर्चा नहीं होती है। कोविड वैक्सीन को लेके ज्यादा डर है। पिछले साल ये था कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कोविड की वैक्सीन आएगी, कब कोविड की वैक्सीन आएगी, और इस साल डर हो गया, इसलिए कोविड की वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे। देखिए जिन पेशेंट्स को कोई भी एडिशनल प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है या कैंसर है, ऐसे लोगों को ही सीवियर कोविड होने का चांस ज्यादा है ना। तो ऐसे लोगों को ही वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है। तो एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स को वैक्सीन बिल्कुल लेनी चाहिए। चक्कर ये है कि जो कोविड वैक्सीन है, जैसे कि डॉक्टर वीरेंद्र ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि स्पाइक प्रोटीन वाली वैक्सीन हैं या फिर डेड वायरस वाली वैक्सीन हैं, ये शरीर में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं, और इसीलिए कुछ रिस्क है कि हाँ, जैसे कि बुखार आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, वो किसी भी वायरस वैक्सीन में हो सकती है, क्योंकि वायरस वैक्सीन भी बॉडी की इम्यूनिटी स्टिमुलेट करती है और ये सब इम्यून स्टिमुलेशन से होने वाली दिक्कतें हैं। तो इसमें चिंता की बात नहीं है। कोविशील्ड के बारे में ये रिस्क आया कि उससे शरीर में खून के छोटे छोटे थक्के बनते हैं। तो देखिए जो खून के थक्के, अब देख हम लोगों ने तो 8-10 हजार लोगों को अभी तक अपने सेंटर पे वैक्सीनेट कर दिया, हम लोगों ने एक भी खून के थक्के वाला प्रॉब्लम नहीं देखा। यूरोप वगैरह से रिपोर्ट आनी शुरू हुई थी, तो वहां पे ये है कि हाँ, लाख में शायद किसी एक मरीज को कोई छोटा खून का थक्का बनता है, जो उसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स से ना डरने की जरूरत नहीं है। सीवियर कोविड से डेथ होना ज्यादा रिस्की है। तो अगर हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखें ना, तो कोविड वैक्सीन बहुत हद तक सेफ है और उससे डरने की जरूरत नहीं है, और कैंसर के पेशेंट्स को लेनी चाहिए। डॉक्टर प्रिया, क्वेश्चन मेरा है, स्पेशली गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि टेस्ट कराएं लोग, और टेस्ट होता भी नहीं है, और अभी जो है कि मैरिज का सीजन भी चल रहा है और लोगों को सोशल भी देखना होता है, कोविड का सीजन भी है, मैरिज का सीजन भी है। हाँ, तो सोशल भी देखना होता है कि भाई मैरिज में नहीं जाऊंगा तो उनके वो रिलेटिव नाराज होंगे, वो होंगे। इस चक्कर में लोग जो है कि बीमार भी हैं फिर भी मैरिज में जा रहे हैं, लोगों को फैला रहे हैं, या वो टेस्ट नहीं है तो वो मान ही नहीं रहे हैं कि उन्हें कोविड हुआ है। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब नई बीमारियां आती हैं तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है, इसीलिए बार बार अवेयरनेस की जरूरत है।
अब चक्कर ये है कि कोविड की वजह से हमारा सारा जो सोशल डायनामिक और जो सोशल स्ट्रक्चर था वही अभी जो है अफेक्टेड होना शुरू हो गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे आप बॉडी की इम्यूनिटी स्टिमुलेट कर सकें, तो एक तो वो अच्छा है क्योंकि फिर उससे कोविड भी बचता है। अगर आपको शादी या फंक्शन में जाने की जरूरत है भी, तो आप हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग अगर फॉलो कर सकें तो आप इन्फेक्शन लेने और देने दोनों से बच सकते हैं। तो प्रिकॉशंस फॉलो करने से बिल्कुल बचाव होता है, लेकिन हाँ, अगर आप मान ही नहीं रहे कि ये कोविड कोई इन्फेक्शन है, होता रहे, बार बार जानकारी देते रहे, और जिससे कि ये है कि हाँ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये मान लेंगे कि हाँ, इनकी रिसेप्टिविटी इंप्रूव होगी, तब ये शायद मानेंगे कि कोविड एक ऐसा इन्फेक्शन है कि जो जानलेवा हो सकता है। पर मुझे लगता है कि ये इंप्रूवमेंट पहले से तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि हमारे पास रोहतक वगैरह से भी पेशेंट, जैसे कैंसर पेशेंट्स आते थे, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, अब तो गांव के सरपंच ही हमें कह रहे हैं कि नहीं, आप गांव से बाहर मत जाओ, आप घर में रहो, कुछ भी होता है तो फोन से इलाज करवा लो, शादियां भी कैंसिल हो रही हैं और वो चीजें हैं। तो देखिए, अच्छी बात ये हुई कि गवर्नमेंट ने भी कुछ मैंडेट्स ले आना शुरू कर दिया, लेकिन हाँ, कुछ जगह तो प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रिया, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करने के लिए। और उम्मीद है कि जो दर्शक हैं और जो लोग ये सुन रहे हैं उनके ये सारी जानकारी बहुत काम आएगी। थैंक यू डॉक्टर प्रिया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक को, जो कि एक कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, जो कि अब हमें कोविड-19 के बारे में और जानकारी देंगे। डॉक्टर अभिषेक। नमस्कार साथियों। आज मुझे बोला गया कि मैं मिथ्स के बारे में बताऊं। तो कोविड के इन्फेक्शन के रिलेशन में जो मिथ्स हैं, तो वो हंड्रेड्स ऑफ मिथ्स हैं। 100 के करीब अगर लिस्ट करा जाए तो 100 के आसपास मिथ्स होंगे, लेकिन मैं कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनको लिस्ट कर रहा हूँ और उनको एक एक करके डिस्कस करता हूँ मैं। तो सबसे पहला मिथ ये है कि कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। फॉरवर्ड बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसमें यही कहा गया कि कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, ये कुछ है ही नहीं, ये इन्फेक्शन ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अब डॉक्टर अरुण वायरोलॉजी में है, और क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया भी है वायरस को, और वहीं से इसका नाम आया, क्योंकि इसका क्राउन शेप, जो इसका स्पाइक प्रोटीन है वो क्राउन शेप देते हैं, तो क्राउन को ही कोरोना कहते हैं। तो पहला तो मिथ यही है कि ये कोई षड्यंत्र नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और जैसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन बॉडी में 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं, वैसे ही ये भी ठीक हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें पिक्युलियरिटी ये है कि इसमें बॉडी का जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इंसान को प्रॉब्लम में डालता है। अगर बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म या कुछ ऐसा आना शुरू हो जाए, या और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बनने शुरू हो जाएं, तो वो बॉडी में, लंग्स में खासकर डैमेज करते हैं। वो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में डैमेज करते हैं, लंग्स उनमें से एक है। वो पैंक्रियाज पे भी इफेक्ट डालते हैं, इसलिए लोगों का शुगर बढ़ जाता है। वो हार्ट पे भी इफेक्ट डालते हैं, लोगों को मायोकार्डाइटिस भी हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ये कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, कुछ है ही नहीं। ये सच में एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका इलाज है। बस आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है कि अर्ली स्टेज में वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकना है, और लेटर स्टेज में, क्योंकि 85% लोग तो वैसे ही इसमें रिकवर हो जाते हैं, रेस्ट 15% को ट्रीटमेंट की जरूरत, एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उनमें टाइम से स्टेरॉइड चल जाए। पहले 7 दिन में स्टेरॉइड नहीं देना है, पहले 7 दिन में स्टेरॉइड लेने से वायरस का मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपको टाइम से, अगर वार्निंग साइन आए कि फीवर कंटिन्यू रहे, 104 डिग्री 102 डिग्री इस तरीके का फीवर रहे, उसके साथ साथ छाती में टाइटनेस या भारीपन या सांस लेने में कुछ तकलीफ हो, या इसके साथ साथ आपको छाती में दर्द वगैरह शुरू हो जाए, तो आप, और क्योंकि आप डॉक्टर प्रिया ने बताया कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखना है, तो सैचुरेशन 94 से नीचे अगर है तो आपको हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करना चाहिए। ठीक है। दूसरा
मिथ ये है कि आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। किसी ने एंटीजन करा लिया, रैपिड एंटीजन, और उनको जो है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, मींस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के जो भी लक्षण होते हैं, गला खराब होना, खांसी आना, बुखार आना, अगर इस तरीके कोई इलनेस है और उसके बाद भी वो जाके टेस्ट करा लेते हैं, रैपिड एंटीजन करा लेते हैं, आरटीपीसीआर करा लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि आरटीपीसीआर की भी लिमिटेशन है, वो 70% लोगों में ही पॉजिटिव आता है, 30% से 40% लोगों में उसकी रिपोर्ट निगेटिव हो सकती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप कोविड पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 30% लोगों में फाल्सली निगेटिव हो सकती है। तो ये उसमें रहना कि मुझे कोरोना नहीं है, मेरी तो आरटीपीसीआर निगेटिव आई है, जबकि उनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले सिम्टम हैं, तो वो लोग इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि वो पब्लिक में भी मिक्स होते हैं, पार्टियां भी अटेंड करते हैं, क्योंकि वो एक दो अगर पैरासीटामोल या कोई एंटीहिस्टामिनिक दवाइयां लेते हैं तो उन्हें सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सबको बांट देते हैं। बेसिकली वो इन्फेक्शन स्प्रेडर है। तो उन्हें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप लैब डायग्नोसिस पे हमेशा रिलाई नहीं कर सकते, आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस के हिसाब से भी चलना पड़ेगा कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, आज की तारीख में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कोविड ही करता है मेनली आपको, और कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि वो टाइफाइड का भी टेस्ट करा लेते हैं साथ में, और वो कोविड की टाइफाइड से क्रॉस रिएक्टिविटी है। तो टाइफाइड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम नहीं होते, मींस खांसी या गले में दर्द या जो है सांस फूलना या बुखार, इस तरीके के बुखार हो सकता है, लेकिन खांसी और गले में दर्द या नाक बहना, इस तरीके के सिम्टम टाइफाइड में नहीं देखे जाते। तो बेसिकली आपको सिम्टम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है रादर देन कि आप नेगेटिव रिपोर्ट पे इतना ज्यादा रिलाई करें। और ऐसे लोग पहले तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर देते हैं हम पब्लिक में, दूसरे खुद को भी निग्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो ये सोचते मैं तो नेगेटिव हूँ, और जो है उनका जो टाइम पे स्टेरॉइड वगैरह चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में हैप्पी हाइपोक्सिया डेवलप होती है। हैप्पी हाइपोक्सिया वो कंडीशन है कि आपको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आप जो है अंदर ही अंदर आपके लंग्स डैमेज होते रहते हैं, और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप अगर नापते हो तो वो बहुत कम आता है, जबकि आपको अदरवाइज बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, ना तो आप सांस फूलती है आपकी, ना ही आपको छाती आती में दर्द होता है, लेकिन आपका लंग्स में डैमेज कंटिन्यू होता रहता है, और लंग्स जो हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, लेकिन आप बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हो, आपको बुखार नहीं है, आपको कुछ नहीं है, आप बाहर से ठीक लगते हो। तो उस कंडीशन को भी आपको प्रिवेंट करना है। तो केवल कोरोना के टेस्ट पे रिलाई नहीं करना है, आपको सिम्टम्स पे रिलाई करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग बार बार टेस्ट कराते हैं। तीसरा मिथ ये है कि बार बार टेस्ट कराते हैं, आज टेस्ट कराया पॉजिटिव आ गया, 3 दिन बाद फिर टेस्ट करा लिया, और मैंने कहा ना 30% लोगों में फाल्सली नेगेटिव आ जाता है रिजल्ट। अब 30% लोग जो हैं, अब जिसने टेस्ट कराया उसको नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, तो वो खुश हो गया कि अरे मैं तो नेगेटिव हो गया, कोरोना नेगेटिव हो गया, नाउ आई एम आउट ऑफ डेंजर। फिर वो आम पब्लिक में मिक्स होते हैं, आम पब्लिक में स्प्रेड इन्फेक्शन को डोनेट करते हैं बेसिकली, और उसके बाद जो है अपने आप को भी निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो बार बार टेस्ट नहीं कराना है। इनफैक्ट जो डॉक्टर प्रिया ने जैसे लिया कि होम आइसोलेशन में आपको ये भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको टेस्ट दोबारा कराना ही नहीं है, एक बार टेस्ट करा लिया, उसके बाद आपको सिर्फ देखना है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ है। होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज का क्राइटेरिया है 3 दिन तक फीवर ना आना, या 10 दिन जो है सिम्टम ऑनसेट, जिस दिन से आपको सिम्टम हुए, बुखार शुरू हुआ, गले में दर्द शुरू हुई, गले में खराश शुरू हुई या सूखी खांसी शुरू हुई, तो उस दिन से 10 दिन के बाद आप होम आइसोलेशन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो इसके अलावा कई सारे और मिथ हैं
जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, पानी नहीं कम पीना है, उससे बलगम बनता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप दूध दही, ठीक है, आप उन्हें रूम टेम्परेचर पे रखिए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे वो आ जाएं, ठंडे ना रहें, तो उसके बाद उनका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला एक और मिथ है कि सिम्टम्स को इग्नोर करना। सपोज किसी को आज की तारीख में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड के, भले वो माइल्ड सिम्टम है, लेकिन जो है वो हेल्थ फैसिलिटी तक नहीं जाते, अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, जो भी आप पहले हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करें, कुछ नहीं तो गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन है तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां से भी आपको सही जानकारी मिल जाएगी। अगला मिथ है कि खासकर उन लोगों में जो टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट बहुत जल्दी टेस्ट कराते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जमावड़ा मना है गवर्नमेंट की तरफ से, पार्टीज मना है, मैरिजेस में ज्यादा भीड़ मना है, फिर भी आप मैरिज अटेंड कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो आपको इन्फेक्शन स्प्रेड कर दे, और बहुत ज्यादा चांस ये है कि आप भी दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर दो, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मिथ में कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं करना। तो बेसिकली कुछ लोग जो हैं वो पहले तो मास्क नहीं लगाते, ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हैं, सपोज अगर आप वेजिटेबल लेने जा रहे हैं और वेजिटेबल लेने के बाद आप अंदर घर पे आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके सारे कपड़े सॉइल्ड हो गए हैं, सारे मास्क सॉइल्ड हो गए हैं, हाथ हैंड जो है वो सॉइल्ड हो गए हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है, ठीक है। बाहर से आके आप अपने कपड़े तुरंत वॉशिंग मशीन में डिस्पोज करिए एसेप्टिकली, ठीक है। उसके बाद आप जो है हैंड हाइजीन करिए, मास्क को जो है अगर आपका कपड़े का मास्क है तो आप उसे वॉशिंग मशीन में डालिए, और वॉशिंग मशीन को हो सके तो तुरंत उसको रन कर दीजिए, उसमें डिटर्जेंट डाल के आप रन कर देंगे तो वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा। अगर और उसके बाद जो है आप प्रॉपर हैंड वॉश करके, फेस वॉश करके फिर ही फैमिली में मिक्स होइए और नए कपड़े पहन लीजिए, फ्रेश जो वॉश किए हुए कपड़े हैं और आयरन कपड़े हैं उनको पहन लीजिए, ठीक है। अगला एक और मिथ है कोविड के लिए कि सिट्रस फूड का यूज करना। कुछ लोग पूछते हैं कि नींबू नहीं खाना है या आंवला नहीं खाना है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि नींबू और आंवला, इनमें विटामिन सी काफी ज्यादा होती है, तो आपका इनको सेवन करना है, इसमें इसको लेने में कोई हार्म नहीं होगा। एक और मिथ है कि कुछ लोग कोविड की रिपोर्ट के साथ साथ टाइफाइड की रिपोर्ट भी कराते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सिम्प्टोमेटोलॉजी में बिल्कुल डिफरेंस है कि अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम टाइफाइड में यूजुअली नहीं आते, तो आपको सिम्टम पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको अननेसेसरी टाइफाइड का टेस्ट नहीं करना है और उसका फॉल्सली इंटरप्रिटेशन नहीं करना है कि मेरा तो विडाल पॉजिटिव आ गया, और विडाल पॉजिटिव आ गया और फिर जो है टाइफाइड की दवाइयां शुरू है, लेकिन कोविड की जो रेप्लिकेशन को, कुछ दवाइयां जो हैं वो सपोज टू इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ कोविड वायरस, तो उनको अर्ली स्टेज में नहीं चलाते और फिर वार्निंग साइन को भी इग्नोर करते हैं क्योंकि मुझे तो टाइफाइड है, मुझे कोविड नहीं है, और फिर बाद में जो है उन्हें टाइम से स्टेरॉइड भी नहीं चल पाता और फिर वो बहुत ही खराब कंडीशन में हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। एक और मिथ है कि सीटी स्कैन कराना और बार बार सीटी स्कैन कराना, तो मैं उनको बताऊंगा कि कभी कभी क्योंकि 30% लोगों में आरटी-पीसीआर निगेटिव हो सकता है, तो सीटी स्कैन उस टाइम पे मॉडलिटी ऑफ चॉइस हो जाता है कि आप सीटी स्कैन कराएं, लेकिन सीटी स्कैन को आपको बार बार रिपीट नहीं कराना है। एक बार सीटी स्कैन कराने के बाद आप जो है फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ मींस 3 दिन कम से कम फीवर ना आए और या 10 दिन सिम्टम ऑनसेट से हो जाएं, उस चीज का इंतजार करना है। अगर उसके बाद भी आपकी कंडीशन वर्सन होती है तो आपको हेल्थ फैसिलिटी विजिट करनी चाहिए और तभी सीटी स्कैन कराना चाहिए उस कंडीशन को देखने के लिए कि आपकी कंडीशन वर्सन क्यों हुई, खराब क्यों हुई।
इसके अलावा कुछ लोग जो हैं पहले 7 दिन में स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड का इतना बोलबाला है, इतना उनके उसके बारे में इतनी गलत जानकारियां दी जा रही हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पहले 7 दिन में स्टेरॉइड का कोई भी रोल नहीं है। पहले 7 दिन में आपको इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी को लो करता है स्टेरॉइड, और वायरस को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। तो वायरल लोड बहुत ज्यादा हो जाता है और आपकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। तो स्टेरॉइड का यूज आपको 5-7 दिन के बाद ही करना है, और उसमें भी जब वार्निंग साइन आए तभी करना है, उस समय टाइम से हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों में मिथ है कि उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी मिथ है कि हवा से फैलता है। अभी एक लैंसेट की स्टडी आई है, तो ये हवा से फैलना तो बताया गया है इसमें, लेकिन वो क्लोज स्पेस में हवा से फैलने का बताया गया है कि अगर बैंकेट हॉल में या किसी गैलरी में जिसमें वेंटिलेशन ना हो और उसमें कोई खांस जाए बिना मास्क के या छींक जाए कोई बिना मास्क के, तब ये एयर में सस्पेंड रह सकता है, और वहां से कोई अगर निकलता है तब उसको ये इन्फेक्शन लग सकता है। लेकिन अगर कोई वेंटिलेटेड जगह है, प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह है, तो क्योंकि सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन तो एयर और सनलाइट ही है हमारे यूनिवर्स की, तो सबसे बड़ा सैनिटाइजर वही है। तो अगर एक बार हवा से वो डाइल्यूट हो गया, वहां से कैरी हो गया और सनलाइट उस वायरस पे पड़ गई, तो ये डेलिकेट सा वायरस से मर जाता है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। एक्सरसाइज का आपको ये बेनिफिट और मिलेगा कि आपके रेस्पिरेटरी मसल्स थोड़े स्ट्रांग रहेंगे। अगर आपको सीवियर डिजीज होती है तो आपको रिकवरी में वो फायदा करेगा। तो आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। ठीक है, एक्सरसाइज आप जिम में मत जाएं, लेकिन आप पार्क जा सकते हैं, पार्क में घूम सकते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशन कि आप डबल मास्क लगा के पार्क में घूम सकते हैं। इसके अलावा एक मिथ और है कि वैक्सीन नहीं लगाना, वैक्सीन से डेथ हो जाती है। और वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा फॉल्स बिलीफ है पब्लिक में। बहुत सारे मुझे फोन आते हैं कि इन्हें शुगर है, इन्हें लगानी है, इन्हें हाइपरटेंशन है, कितने बीपी पे लगा सकते हैं, कितने पे नहीं लगा सकते। तो शायद कुछ मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कुछ शायद सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स हैं जो कि मतलब इस तरीके की गलत जानकारियां दे रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वैक्सीन के लिए अभी तक तो ICMR या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन थे मेन। एक तो एक्टिव कोविड इन्फेक्शन, दूसरा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो आपको और बाकी सारी कंडीशन में आपको वैक्सीन लगवानी है। अब लैक्टेशन का भी ओपन कर दिया है कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं वो वैक्सीन लगवाएं और अपने बच्चे को दूध पिलाते रह सकते हैं। तो अब जो है सिर्फ कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक ही है कि एक्टिव कोविड इन्फेक्शन किसी को है तो उन्हें जो है उनके लिए गाइडलाइन आ गई कि उन्हें 3 महीने बाद वैक्सीनेट कराना चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक तो जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो ही इम्यूनिटी दे देता है। तो वैक्सीन का टाइमिंग और कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसमें सीधी सी बात है कि एक प्रेगनेंसी में अभी कोई स्टडी नहीं हो पाई है तो प्रेगनेंसी को कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया है, और दूसरा एक्टिव कोविड इन्फेक्शन। एक और मिथ है कि दूसरी डोज के लिए जल्दबाजी करना। तो लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जो नई स्टडी आई है तो उसमें ये कहा गया है कि जो अगर 12 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगवाते हैं, और खासकर ये कोविड शील्ड के लिए आई है कि जो 12 हफ्ते के बाद कोविड शील्ड लगवाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन 91% तक बढ़ जाता है। और ये एक स्टडी और आई थी तो उसमें ये भी कहा गया कि अगर 12 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लेते हैं तो आपका जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स है वो 300% तक इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। तो आप जल्दबाजी ना करें, जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से 3 महीने तक का वेट करें, क्योंकि एक डोज ही काफी प्रोटेक्शन दे देती है। एक और मिथ है, शायद कहीं सोशल मीडिया फॉरवर्ड आ रहा था कि वैक्सीन लेने के बाद आदमी के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और वो बीजेपी का आदमी बन जाता है। तो ये बिल्कुल बेसलेस बात है।
आप लोग तो खैर मेडिको हो या जो भी आम पब्लिक सुन रही है, ऐसा कुछ नहीं, वैक्सीन सिर्फ प्रोटेक्शन देती है और कुछ नहीं देती। इसके अलावा एक और मिथ है कि ठंडी चीजें खा सकते हैं क्या, या क्या क्या खाना है। तो इसमें ये है कि ये वायरस के साथ साथ, कोविड इन्फेक्शन के साथ साथ अपर जीआईटी इन्वॉल्व होता है, तो गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्टम हो सकते हैं। तो आपको तीखा और तला हुआ थोड़ा सा अवॉइड करना है और थोड़ा ठंडी चीजें नहीं खानी है, क्योंकि ये देखा गया है कि ये वायरस जो है कोल्ड को ज्यादा टॉलरेट कर लेता है इन कंपेरिजन टू हीट। तो आपको जो गर्म चीजें हैं वो आप कभी भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और किसी का क्वेश्चन था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं देख रहा था कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो नेगेटिव व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, जो नेगेटिव या गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पब्लिक को, तो वो नेगेटिव फॉरवर्ड ना करें, ये उसमें लिखा हुआ है, तो ये आप ना करें। जो भी गलत इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप फॉरवर्ड दे रहे हैं तो वो ना करें। और एक क्वेश्चन और है कि प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं, तो इसमें मैं उनसे कहना चाहूंगा, इसमें बहुत ज्यादा स्टडी तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन से रिकवरी के 3 मंथ बाद आप इस चीज को प्लान कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बाकी और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं। डॉक्टर प्रिया ने होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन के बारे में बताया, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि किसे करना है होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन। होम आइसोलेशन किसको करना है? तो होम आइसोलेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि पेशेंट की सुटेबिलिटी क्या है, कि अगर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, 60 साल से ज्यादा उम्र नहीं है, कैंसर पेशेंट नहीं है, HIV पेशेंट नहीं है, तो वो होम आइसोलेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कैंसर है, HIV है, या हेपेटाइटिस बी की एंड स्टेज है, या और भी कोई ऐसी स्टेज जिससे इम्यूनिटी लो हो जाती है, या हाइपरटेंशन या डायबिटीज है, तो आपको एक बार मेडिकल फैसिलिटी जरूर विजिट करना चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि सारे लोगों की कंडीशन खराब नहीं होती, इनमें से भी जो मैंने अभी काउंट कराई है, तो उसमें से सब लोगों की कंडीशन खराब नहीं होती। तो मेडिकल ऑफिसर को डिसाइड करना है कि आप होम आइसोलेशन के लिए सुटेबल हो कि नहीं हो। अब दूसरी होम आइसोलेशन में बात आती है कि प्री रिक्विजिट क्या है उसके लिए। तो प्री रिक्विजिट ये है कि एक आइसोलेटेड रूम होना चाहिए घर में, और वो वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, और उस रूम में अटैच टॉयलेट बाथ भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो सलाह यही है कि होम आइसोलेशन ना लें, क्योंकि अगर आपको मिक्स होंगे तो आप दूसरे लोगों को, घर वालों को स्प्रेड करेंगे ही करेंगे इन्फेक्शन। तो आपको ये प्री रिक्विजिट है कि एक आइसोलेटेड रूम और वेंटिलेटेड रूम, उसमें सनलाइट भी आए तो अच्छी बात है, और उसके साथ साथ एक उसमें अटैच लेट बाथ होना चाहिए। अब एक लड़का ऐसा होना चाहिए यंग एज का जिसको कोई भी कोमॉर्बिडिटी ना हो, जो केयर गिवर हो आपका। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो 18 साल से 4 साल के भी हो, और हेल्दी हो, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ना हो, और साथ में जो है मतलब वो रेडी हो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए। सपोज अगर उसको अगर वो मास्क ही नहीं लगाता है तो मतलब जो है वो खुद सिक हो जाएगा, तो वो। और अब जो है इसके साथ साथ मरीज को क्या करना है होम आइसोलेशन में? होम आइसोलेशन में मरीज को N95 मास्क लगाना है, ठीक है। अपना जो भी वो वेस्ट जनरेट करता है उसको डिस्पोज करना है। जो सर्फेसेस वो टच कर रहा है उनको जो है बार बार छूना नहीं है, और जो है सैनिटाइज करते रहना है। उसके साथ साथ क्योंकि मैंने बताया कि उसको सेपरेट लेट बाथ, अगर सपोज ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि अगर कॉमन ही है घर में, तो जो भी सर्फेसेस वो अपने वॉशरूम में यूज करता है, टच करता है, उन्हें भी वो सैनिटाइज साथ साथ करे। इसके साथ साथ उसको एक चार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया हुआ है, तो उसमें 4 आवरली वाइटल्स की मॉनिटरिंग करनी है। और जैसा कि डॉक्टर प्रिया ने बोला कि कोरोना किट होती है, कोरोना किट में
आपका पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, आपका थर्मोमीटर होना चाहिए, और बाकी जो है अदर मेडिसिन होनी चाहिए। तो वो कोरोना किट उसके पास होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो अपना टेम्परेचर मॉनिटर करे, हार्ट रेट मॉनिटर करे 4 घंटे पे। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो ये कहती है 4 घंटे पे आपको अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन का सैचुरेशन और हार्ट रेट को 4 घंटे पे उस चार्ट में एंट्री करनी है। और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक लेना है, एक्सरसाइज करते रहना है, जो कुछ वहां पॉसिबल हो सके वो अपनी एक्सरसाइज करते रहें, और साथ साथ में पानी ज्यादा पिएं, फ्लूइड का ज्यादा इंटेक करें, और सिट्रस फूड ज्यादा लें, और बाकी जो उनकी मेडिसिन होती हैं उसमें आइवरमेक्टिन है, डॉक्सी है, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल से यूजुअली वायरल फीवर में कभी कभी आराम नहीं आता, तो आप आयुर्वेदिक प्लस ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी और भी जो दवाइयां हैं इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे विटामिन सी और जिंक टेबलेट। और इसके साथ साथ आपको अगर कुछ मतलब छाती में भारीपन या कुछ ऐसा लगे तो आपको जो है और ग्लव्स उसको पहन के रखना है। और अगर कुछ और वार्निंग साइन सिम्टम दिखें तो हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करना है। जैसे वार्निंग साइन में SpO2 अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन 94 से कम आता है, या सपोज बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है, या छाती में भारीपन या सांस लेने में तकलीफ है, तो उसको हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करना है। अब केयर गिवर को इसके साथ साथ क्या करना है, ठीक है हेल्दी पर्सन तो होना चाहिए वो, लेकिन उसके साथ साथ उसको प्रोफाइलेक्सिस लेनी चाहिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, ठीक है। डोज गवर्नमेंट ने बताई हुई है कि पहले दिन 400, फिर 200 200 200 तक के 5 दिन। और उसके साथ साथ उसको मास्क यूज करना है, उसको जो है में ग्लव्स का यूज करना है, अनस्टाइल ग्लव्स भी यूज कर सकता है वो। और जब भी वो विजिट करे या मास्क स्वाइल हो जाए मींस मास्क में सिक्रीशन वगैरह आ जाए, गीला हो जाए, तो मास्क को चेंज करते रहना है। अदरवाइज 6 आवर्स में मास्क को चेंज करना है। और जब भी वो पेशेंट के बाद विजिट करे, उनकी डिशेज वगैरह लेके आए, तो उन मास्क की सहायता से ही उन डिशेज को साबुन से धो दे, और 40 सेकेंड तक उस साबुन को डिशेज पे या अपने ग्लव्स पे या अपने हाथों पे बनाए रखे। क्योंकि नई गाइडलाइन ये आई है कि 40 सेकेंड तक आप अगर साबुन लगा के और हाइजीन आप धोते हो अपने हाथ, तो वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो और अगर कोई सिम्टम आते हैं तो उन्हें भी होम केयर गिवर को भी हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करना चाहिए। तो अब ये होम आइसोलेशन कब डिसकंटिन्यू करना है, ये भी क्वेश्चन आता है कि इसको कब डिसकंटिन्यू करना है। तो 3 दिन तक अगर आपको बुखार नहीं आए, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही गाइडलाइन है, 3 दिन तक बुखार नहीं आए, या 10 दिन जिस दिन से पहली बार सिम्टम शुरू हुए 10 दिन हो जाए, और जिस समय 10 दिन के बाद सिम्टम नहीं है, तो आप जो है इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का यूज करना है। और साथ में जो है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है 3 महीने तक आपको प्रोटेक्शन है कोविड इन्फेक्शन से, 3 महीने बाद आप वैक्सीन के लिए जरूर जाएं। तो इस तरीके से मैं अपनी वार्ता को यहाँ पे विराम देता हूँ। डॉक्टर अरुण, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक जानकारी देने के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और सभी लोगों के काम आएगी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आम जनता पूछती है कि कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। हालांकि 2 वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन में दोनों की वैक्सीन को अप्रूव किया है। तो बेसिकली यहाँ पे चॉइस की बात नहीं है, जो भी मिल जाए वो ले लेना चाहिए। मेरी राय में यही है कि आप इसको डिले ना करें। और मतलब मैंने तो ये भी लोगों से, जब मैंने कहा कि आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे, तो लोगों ने कहा कि मरना है क्या मुझे, तो मैं वैक्सीन ले लूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने सेंटर पे 35,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करवाया है, और नॉट इवन ए सिंगल मोर्टेलिटी, नॉट इवन ए
थोड़े वो साइड इफेक्ट हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आप अदरवाइज भी अगर कोई इंजेक्शन लेते हो तो बहुत लोग इंजेक्शन को देख के या इंजेक्शन के पेन से भी बेहोश हो सकते हैं। तो एक दो लोगों को ऐसी कंडीशन थी कि एक दो लोगों को हार्ट रेट बढ़ गई या उनका पल्स रेट थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन वो 30-35 हजार में एक ही लोग था, और लेकिन वो भी विद इन 5 मिनट ऑफ रीएश्योरेंस वो रिकवर कर गए। ऐसा मोर्टेलिटी का तो कोई इशू है ही नहीं। तो यहाँ चॉइस की बात नहीं है, जो भी वैक्सीन मिले, क्योंकि इंडिया में जहाँ लेटेस्ट डेटा है मैं कल पढ़ रहा था, तो 6 CR जो है वो कोविशील्ड बन रही है पर मंथ, और 1 CR जो है वो वैक्सीन बन रही है। तो ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड ही लग रही है। तो जो भी वैक्सीन है उनमें एफिकेसी में मेरे हिसाब से अभी कोई डेटा नहीं है, लेकिन कोई अंतर है नहीं, कोई भी वैक्सीन ले सकता है। डॉक्टर अभिषेक, एक और मिथ है जो कि सुनने में मिलता है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और उससे हाथ धोने से यदि कोरोना जाता है, तो हम यदि कोरोना पी लें, अल्कोहल पी लें, तो अंदर का कोरोना खत्म हो जाएगा। तो इस मिथ को के बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो इफेक्टिविटी देखी गई वो 70% अल्कोहल की है, ठीक है, और 70% अल्कोहल को सरफेसेस पे होना चाहिए, ना कि बॉडी में। अगर आप एब्सोल्यूट अल्कोहल भी पी लेते हो तो ब्लड में डाइल्यूट होके वो कितना परसेंट रह जाएगा कोई नहीं जानता, कि कोई ब्लड जो बॉडी फ्लूइड ही है वो ही आपका ब्लड ही अगर किसी नॉर्मल इंसान का ले लिया जाए तो 6 लीटर में अगर आप 50 ml या 100 ml डाल भी लेते हो तो वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी तो भगवान जानता है, ठीक है। और अगर बॉडी में वो हर जगह मिक्स होगा, बॉडी में पहुंचेगा, तो हार्डली वो 1% भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा मिथ है। तो आप उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट अल्कोहल लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी लो होती है, ये नोन फैक्ट है। आपको कोविड होने के चांस ज्यादा है। डॉक्टर अभिषेक, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, जिस वजह से ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही है और कोरोना ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इट्स अ मिथ और इट्स अ ट्रुथ? ये बिल्कुल मिथ है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन जो है, डॉक्टर अरुण शायद इस बारे में जानते होंगे और डॉक्टर वीरेंद्र, कि जो ऑक्सीजन जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ओशियन में, तो वहां से ही मेन ऑक्सीजन का सोर्स वही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चाहे कितना भी पॉल्यूटेड हो जाए एयर या कुछ भी हो जाए, या ऑक्सीजन हम लोग कहीं से लेके मरीजों को दे दें, वो 21% से कम नहीं होने वाली एनवायरमेंट में, क्योंकि हमारे पास सोर्स जो है ऑक्सीजन का, एयर पॉल्यूटेड हो सकती है, आई एग्री ऑन दैट कि एयर पॉल्यूटेड हो सकती है। एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, एसपीएम वगैरह, और ये सब चीजें, या जो है सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ सकती है, या जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, वो भी पॉइंट में ही होती है, 0.3% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में। तो उसका जो है ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास भगवान ने 21% बना के रखी है अर्थ में, और वो सबके लिए सफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन की जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ज्यादातर लोगों को 21% जो ऑक्सीजन हमें भगवान ने दी है उससे ही उनका काम चल जाता है, ठीक है। लंग्स डैमेज हो जाए तब हमें ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं। दूसरा ये क्वेश्चन है, डॉक्टर से लोग कह रहे हैं कि आप गार्लिक, जो लहसुन होता है, वो ज्यादा से ज्यादा खाएं, उससे जो है कि कोरोना नहीं होता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गार्लिक और खीरा के बारे में एक्चुअली क्या है कि गार्लिक की कोई स्टडी तो है नहीं इसके बारे में कि जो कमेंट करा जा सके, लेकिन पर से जो इसमें जो है एसेंशियल फैटी एसिड और थोड़ा सा ब्लड थिनर वगैरह का काम करता है, तो अदरवाइज बॉडी के लिए तो काफी बेनिफिशियल है। लेकिन एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, स्टडी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन ज्यादा, मेरे समझ से ज्यादा यूज किसी भी चीज का बेकार है, तो ये है कि लिमिटेड में ही यदि ले भी तो लिमिटेड। जी जी बिल्कुल 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 जी। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे गांव में यदि कोई बीमार पड़ता है, फीवर आता है, और आपको पता है कि कुछ
गांव में डॉक्टर होते हैं जो कि अनट्रेंड होते हैं छोटे छोटे जगहों पे, और वो तुरंत ही सलाइन लगा देते हैं, सलाइन चढ़ाने लगते हैं, वो करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कैसे। एक्चुअली जो कोरोना में जो सिम्टम या पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब होनी शुरू होती है वो 7 डेज के बाद होती है। तो 7 डेज के बाद सलाइन तभी ही आप लगाएं जब आपको रिक्वायरमेंट है कि आप का पेशेंट जो है पूरी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पानी को नहीं ले रहा या ORS नहीं ले पा रहा है। तो क्योंकि हाइड्रेशन का रोल तो है, किसी भी इन्फेक्शन को कॉम्बैट करने के लिए हाइड्रेशन का काफी रोल है। आप अगर जो है पानी प्रॉपर पिएंगे तो वायरस डाइल्यूट होता है बॉडी में, ठीक है। वायरस जो ब्लड में है वो डाइल्यूट होगा तो उतने सिम्टम नहीं आएंगे। और क्योंकि यूरिन जो वाइटल ऑर्गन्स जो किडनी वगैरह है वो भी प्रॉपरली फंक्शन करेगी अगर पानी ठीक है, तो वो जो है यूरिन के थ्रू भी थोड़ा बहुत इस वायरस के टॉक्सिन्स को क्लियर करती रहेगी। लेकिन सलाइन का हर एक पेशेंट में रोल नहीं है और पहले 7 दिन में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगले 7 दिन में अगर वायरस वाइटल ऑर्गन जैसे मायोकार्डाइटिस वगैरह कर रहा है या वायरस की वजह से लंग्स इतना डैमेज हो गया हो है कि वहां पे बैक्टीरिया आ गया है और बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज कर रहा है और बॉडी में सेप्टिक शॉक जैसी अगर स्थिति है तो सलाइन का रोल है बीपी को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज हर एक पेशेंट में फिर भी वो रोल नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा दे दोगे सलाइन तब भी वो लंग्स में एक्युमुलेट हो सकता है और जो ऑक्सीजन आपका काम बिना ऑक्सीजन के चल रहा था तो वो उसको फिर आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी पेशेंट को, और जो है और भी हार्ट को भी लोड बढ़ेगा, हार्ट फेल भी हो सकता है। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक के एक और सवाल जो आजकल चल रहा है मीडिया में स्पेशली कि जो है कोविड की तीसरी लहर आने वाली है और स्पेशली वो बच्चों को इफेक्ट करने वाली है, तो उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना है कि कोविड जो इन्फेक्शन है फर्स्ट और सेकेंड वेव का जो एक्सपीरियंस यही है कि ये बच्चों को कम इफेक्ट करता है। इनफैक्ट लोगों का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही होगा कि घर में सबको तो हो गया लेकिन बच्चों को यूजुअली उतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। अब एक्चुअली अगर म्यूटेंट हो वेरिएंट कोई आ गया या वायरस म्यूटेट हो गया, और वायरस तभी म्यूटेट होता है जब जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उसे मिलें, इन्फेक्शन ज्यादा ज्यादा लोगों में फैले। तो बेसिकली अगर आपको तीसरी लहर से बचना है तो वैक्सीन तो लेनी ही है। वैक्सीन वाला ज्यादा लोगों को स्प्रेड नहीं करता। ये देखा गया है कि 40% तक कम दूसरे लोगों को स्प्रेड करता है जिसने वैक्सीन ली। साथ साथ में ये जो आपके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो गवर्नमेंट के आई थिंक 15 टोटल जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनमें आपका हैंड वॉश है 40 सेकेंड तक, मास्क लगाना है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आपको आईज नोज और माउथ को टच नहीं करना है, वॉश का जब भी आप आते हो तो आपको बात लेना है घर में या और भी ज्यादा बड़ी भीड़ में नहीं मिक्स होना है, और भी इस तरह की 15 टोटल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गवर्नमेंट ने बताए हैं। तो आप अगर वायरस को ज्यादा स्प्रेड होने से रोकोगे तो वो म्यूटेट भी कम ही होगा, ठीक है। ज्यादा स्प्रेड होगा तो ज्यादा म्यूटेट होगा और नया वेरिएंट आने के चांस है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस है ये, इन दो जो भी कोविड की वेव आई है उनमें बच्चों को रिलेटिवली प्रोटेक्शन है, लेकिन आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर बच्चों को भी ज्यादा, लेकिन उसके लिए हमें ही आपको काम करना है, हमें ही वायरस को ज्यादा स्प्रेड होने से बचाना है। ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा तो म्यूटेट नहीं होगा, और म्यूटेट नहीं होगा तो बच्चों में इफेक्ट नहीं होगा। और बच्चों में एक बीमारी ये करता है जो सेकेंड वेव में खासकर देखा गया है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, SIRS करके एक बीमारी करता है जिसमें पूरी बॉडी में चकत्ते हो जाते हैं। तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रोटेक्शन ही है बच्चों को। एक सवाल और है कि कुछ लोग जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनको
उनको वो लोग श्योर नहीं रहते कि उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो कितने दिनों बाद लेनी चाहिए? एक्चुअली अभी इसके बारे में एक रिसेंट गाइडलाइन ही आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने 3 महीने इसका जो है 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ उन्होंने कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको अगर आप 4 वीक के बाद कभी भी, अभी इन्फेक्शन से रिकवर हुए 4 वीक के बाद आप कभी भी वैक्सीन अगर मिलती है तो ले लीजिए। गवर्नमेंट के उस ऑर्डर को हो सकता है कुछ पॉलिटिकल रीजन रहे हों, लेकिन मेरे हिसाब से 4 वीक के बाद अगर आपको मिल रही है तो आप जरूर वैक्सीन ले लें। अदरवाइज ये देखा गया कि 3 मंथ तक जो नेचुरल एंटीबॉडी है वो प्रोटेक्शन देती है, तो अगर आप 3 महीने वेट कर सकते हैं या आपको नहीं मिल रही है तो 3 महीने बाद भी ले सकते हैं। और एक जो मेजर जो क्वेश्चन है कि जो पोस्ट कोविड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि कोविड के बाद किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं और कब उन्हें ऐसा लगे कि ये कोविड से रिलेटेड है और उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर वीरेंद्र ने मुझे एक सेपरेट टॉपिक दिया था ये इसका पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का और स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो मैं उसको जरा डिटेल में ही बता देता हूँ कि पोस्ट कोविड सिम्टम क्या क्या लोगों में मिल रहे हैं। तो वीकनेस सबसे ज्यादा सिम्टम है, वीकनेस और बॉडी एक जो है वो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली पोस्ट कोविड पेशेंट में मिल रहे हैं। साथ साथ में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम जो है वो भी पोस्ट कोविड पेशेंट्स में मिल रहे हैं कि डिप्रेशन में चला जाना या रेस्टलेस हो जाना बहुत ज्यादा, या जो है थोड़ा बहुत चक्कर से आना। कुछ लोगों में रेस्पिरेटरी सिम्टम भी मिले हैं कि उनको कोविड से रिकवर होने के बाद भी सांस चढ़ती है, सांस फूलती है। कुछ लोगों में हेयर फॉल मिला है, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि हेयर फॉल तो ऐसा है कि कोई भी एक्यूट इलनेस जब भी होती है तो बहुत सीवियर इलनेस बॉडी में होती है, तो उसके बाद जो अपने हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो कैटाजन स्टेज में चले जाते हैं। तो कैटाजन स्टेज में मीन्स वो गिर जाता है, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे बॉडी रिकवर करती है तो वो हेयर वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों में हेडेक और जो है धड़कन बढ़ जाना और लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ ये भी सिम्टम मिले हैं। तो ज्यादातर लोगों में ये सिम्टम जो है माइल्ड और मॉडरेट होते हैं। जो भी WHO की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ज्यादातर लोगों में लगभग 78% लोगों में ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होते हैं और 7% लोगों में उसके बाद जो है सीवियर सिम्टम देखे गए हैं। जो बहुत सारी इसमें स्टडी हुई है चाइना में और इटली में और फ्रांस की स्टडी भी है, तो उनमें ये सिम्टम जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम इसमें ज्यादातर लोगों ने ये बताया है कि उनको ये सिम्टम 15 दिन से कम रहे, लेकिन 36% लोगों ने ये बताया है कि उनको 15 से 30 दिन तक ये सिम्टम रहे और 30% से ज्यादा लोगों ने बताया कि 30% से ज्यादा लोगों ने बताया है कि ये सिम्टम उनको 30 दिन से ज्यादा रहे। तो इसमें जो बहुत सारी स्टडी हुई है, तो ज्यादातर लोगों का काम होम बेस्ड जो रेमेडीज हैं, जैसे सपोज अगर गला खराब है या थोड़ा बहुत छाती में टाइटनेस जैसी लग रही है तो आप भाप ले लो, उनसे ही आपका ट्रीटमेंट हो जाता। भाप ले लो, या गला खराब है तो गरारे कर लो, नमक पानी के वार्म सलाइन से आप गरारे कर लेंगे, तब भी उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आप अपने जो है अनलेस अनटिल बहुत ही ज्यादा आपको डिस्ट्रेसिंग ना हो या डेली एक्टिविटी आपकी हैम्पर हो रही है, आप जो है कोई मेडिसिन ना लें। मेरी राय यही है कि बाय द टाइम ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग हो रहा है कि बॉडी एक ऐसा है कि आप सब्जी लेने भी नहीं जा पा रहे हो, या जो है सपोज आपको दूध लेने तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह ले सकते हैं। उसमें ब्रूफेन का रोल है या आईबीजेसी के ब्रूफेन का पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन है। तो ऐसो ऐसे ही रखना है, तो बहुत ज्यादा हो तब ले लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। साथ में कोविड किट आपको, जैसा कि डॉक्टर हमारे प्रीवियस जो वक्ता तो उन्होंने बताया था कि कोविड किट घर में होनी चाहिए, तो आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह नापते रहें। तो बेसिकली जब आप
खुद ही देखोगे कि ऑक्सीजन नॉर्मल आ रही है, और हो सकता है गैस्ट्राइटिस को ही, जो एसिडिटी नॉर्मल भाषा में कहते हैं, तो उसके ही सिम्टम है ये। तो आपको जो है जो एंजाइटी उससे रिलेटेड होती है वो पहले ही खत्म हो जाती है, तो आपको रिलैक्स फील होता है। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, अश्वगंधा गिलोय और तुलसी, ये इम्यूनिटी बूस्टर और थोड़ा सीडेटिव का काम करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी या एंजाइटी है उसको लो करते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत रोल है ड्यूरिंग कोविड पीरियड और पोस्ट कोविड पीरियड में भी। तो स्ट्रेस क्या होता है कि जब कोविड में पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं तो पर्सन एलोन हो जाता है, अकेला हो जाता है, और अब अकेला होता है तो खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा एक कहावत है। तो उससे स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। अब क्या होता है उस स्ट्रेस पीरियड में, क्या होता है, एक तो डर लगता है कि डेथ का डर है, फियर है, एंगर है, गुस्सा आता है कि मैं क्यों हो गया, अरे मैंने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे, मैं क्यों हो गया, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की वजह से ये ऐसा हो गया। कुछ लोगों को सैड हो जाते हैं, उनका लो मूड हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है, वरी फील होता है कि अरे मैं चला गया तो मेरे घर वालों का क्या हो गया। कुछ लोगों को ऐसे भी सिम्टम आते हैं कि उनका जो है अरे हमारे हाथ पे ढीले पड़ गए, ठीक है। कुछ लोगों में एपेटाइट का चेंज हो जाता है, क्योंकि वरी स्ट्रेस होता है तो उसके साथ साथ गैस्ट्राइटिस होती है। गैस्ट्राइटिस होती है तो पेट में दर्द और गैस जैसे सिम्टम आते हैं, पेट का फुलनेस, एब्डोमेन फुलनेस का जैसे सिम्टम आता है। तो जो है उसके बाद फिर जो है एपेटाइट भी कम हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि स्ट्रेस में जो है ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में जो ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। ग्लूकोज है ऑलरेडी है बॉडी में, तो फिर जो है फिर एपेटाइट कम हो जाती है, एनर्जी भी कम लगती है, इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, स्लीपिंग डिफिकल्टीज हो जाती हैं, कुछ लोगों के बुरे बुरे सिम्टम सपने आते हैं, ठीक है, हेडेक हो जाता है कुछ लोगों में बॉडी पेन हो जाते हैं, स्टमक, मैंने बताया उनको गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो पेट दर्द और उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। कुछ लोगों में स्किन रैशेज भी आ जाते हैं, और मेंटल हेल्थ अगर कुछ, क्योंकि अब जो है आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एपिडेमिक एक तरीके से चल रहा है, तो आपका डिप्रेशन का एपिडेमिक का बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम है, तो ये चीज वर्सनिंग हो जाती है। कुछ लोग जो है इसका इलाज जो है किसमें ढूंढते हैं पोस्ट कोविड टाइम में, कि जो है अल्कोहल का सेवन ज्यादा कर देते हैं, टोबैको का सेवन ज्यादा कर देते हैं। तो आपको बताना है कि इस पीरियड में आपको करना क्या है, ठीक है, इस स्ट्रेस सिचुएशन से निकलने के लिए करना क्या है। कि अगर आपको आइसोलेशन में है, ठीक है, तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें कि आपको ब्रेक लेना है सोशल मीडिया से। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से ब्रेक लेना है, और टीवी या मोबाइल का यूज, स्क्रीन टाइम जो है आपको कम करना है, और हो सके तो कुछ दिन के लिए व्हाट्सएप या बाकी जो भी सोशल मीडिया जो भी मीडियम है उनसे कट ऑफ कर लें आपको, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप को याद करें कि जो आपके बचपन में चलते थे और आजकल जो है उन्हें आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, उनसे आप बात करें, ठीक है। साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेच करें, सूर्य नमस्कार करें या मेडिटेशन करें, ठीक है। मेडिटेशन के लिए, बॉडी स्ट्रेच के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि आप इसमें भस्त्रिका कर सकते हैं, ठीक है, कपालभाति कर सकते हैं या अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ये कम से कम आधा घंटा इनमें भी टाइम दें, ठीक है। ईट हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, तला और तीखा नहीं लेना है, क्योंकि आपको पहले ही स्ट्रेस की वजह से गैस्ट्राइटिस हो रही है, तो आपको उस चीज को कट करना है। तो आप जो है फ्रूट का सेवन करें, सादा खाना लें, दही का सेवन करें, रूम टेम्परेचर पे लेके आए फ्रिज के दही को, और रूम टेम्परेचर पे लेके फिर उसका सेवन करें। एक्सरसाइज करना है रेगुलरली। एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है, एक तो आपको उस समय आप जो है सोशल मीडिया से कट हो उस टाइम पे, एक्सरसाइज के टाइम पे, और दूसरे जो है आपको ये है कि एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तो वो जो है खुशी के हार्मोन है, जो भी डिप्रेशन का मूड है वो ठीक हो जाता है। साथ में आपके रेस्पिरेटरी
मसल्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं। तो अगर खुदा ना करे, अगर भगवान ना करे आपको ऐसा लगे कि आपको कल को थोड़ा सिम्टम डिटोरिएट होते हैं, तब आपकी वो एक्सरसाइज ही आपको वापस निकाल के लाएगी उस सिम्टम से, ठीक है। और डेली रूटीन जो भी, अगर आप आइसोलेशन में तब तो वो डेली रूटीन नहीं कर सकते, अदरवाइज आप डेली रूटीन के काम करते रहें, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोविड पीरियड में आपको अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी है। कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते थे बहुत दिनों के से, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे कि बच्चों में बिजी हो गए या जॉब में बिजी हो गए, पेंटिंग है, कोई प्रोजेक्ट करना है, या आप कैरम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, तो आप उसे स्पेंड कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। इसके साथ साथ पूजा करना है, थोड़ा कनेक्शन गॉड के साथ भी आपको रखना है, तो ये सब चीजें करना है। तो और इसके साथ साथ अगर आप ऐसा लगे कि आप तो डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन के कुछ वार्निंग साइन सिम्टम होते हैं, टोटल 8 सिम्टम होते हैं, लेकिन 2 सिम्टम मेन है कि आपका लो मूड कंटिन्यूस रहे, या जो पहले आपको कुछ ऐसी जिन एक्टिविटीज में प्लेजर मिलता था, खुशी मिलती थी करने से, वो खुशी नहीं मिल रही है, तो 2 सिम्टम ये मेन है। अगर इनमें से कुछ होता है, इसके साथ साथ फ्रस्ट्रेशन है, बच्चों में ज्यादा जो है आप एंगर निकाल रहे हो, या जो है और भी कोई प्रॉब्लम, चिंता हमेशा करते रहते हो, तो ये सब चीजें अगर हैं, ये वार्निंग साइन है, टोटल 8 हैं, तो इनमें से अगर 2 कोई मेन वाले मैंने बताए, तो उनमें से अगर 2 मेन में से अगर कोई एक भी है, तो आप जो है क्योंकि इसका फार्मेकोथेरेपी बहुत अच्छी है, अवेलेबल है, तो आप इलाज जरूर लें। ये ना सोचें कि कोई आपको पागल कहेगा। आप देखो, जान है तो जहान है, बेसिकली जान है तो जहान है। आपकी बॉडी अगर मेंटली, क्योंकि हेल्थ की जो डेफिनेशन है, तो उसमें बॉडी में सारी चीजें होनी चाहिए, फिजिकली भी होनी चाहिए ठीक, मेंटली भी होनी चाहिए ठीक, सोशली भी होनी चाहिए ठीक, और जो स्पिरिचुअली भी आपको ठीक होना चाहिए। केवल जो है डिजीज नहीं है या कोई इन्फर्मिटी नहीं है, आप कहो कि आप हेल्दी हो, नहीं, आपकी सारी जो WHO की डेफिनेशन है कहती है, आपकी चारों की चारों चीजें मैट होनी चाहिए, तभी आप हेल्दी हो। और अगर आपको मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए तुरंत हेल्थ केयर फैसिलिटी विजिट करें। और बहुत अच्छे ड्रग हैं विद मिनिमम साइड इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कहेगा कि आप जो है पागल हो गए हो, पागलपन का इलाज कर रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उस जो फार्मेकोथेरेपी है उसका बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अपने बच्चों और परिवार वालों पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालोगे उसके बाद। तो ओवर टू यू नाउ डॉक्टर अरुण। धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि दर्शकों को बहुत काम आएगी, और जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए। डॉक्टर वीरेंद्र, आपके कोई और सवाल हैं क्या डॉक्टर अभिषेक से? या एक क्वेश्चन वो है कि डॉक्टर अभिषेक थोड़ा सा पोस्ट कोविड के बारे में बता दें कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में क्या है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और मतलब उसके बाद भी काफी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो मैं उस पर थोड़ा सा फोकस चाह रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक का। आपको मैंने बताया कि कुछ तो ऐसा है कि लंग्स में डैमेज कर गया वायरस, तो कुछ लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है कि उनका जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑल द एफर्ट, उनका ऑक्सीजन लेवल 90 ही पहुंच पाता है रूम एयर पे। एक जनरल रूल ये है कि जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है, जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है उससे 5 गुना होना चाहिए, ठीक है। अगर एनवायरमेंटल ऑक्सीजन 21% आप कह रहे हो कि 21% एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 100 होना चाहिए, एक जनरल रूल ये है। लेकिन क्योंकि ये इतना डैमेज कर जाता है कोविड लंग्स में कि बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी आपका 90 पहुंच पा रहा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 90 पे भी आप ब्रेथलेस नहीं हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, कि अगर आप उसको जो है उसका क्रिटिकल पीरियड निकाल लेते हो,
तो रिकवरी इज अ रूल। तो जो है 15 दिन कोविड में कहते हैं कि 15 दिन आपने निकाल लिए, और उस समय आप जो है 15 दिन के बाद अगर ऑक्सीजन के बगैर अगर आप 90 की सैचुरेशन मेंटेन करते हो, तो बाय द टाइम आपको जो है ये चीज इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, कुछ मैंने न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस जो मैंने बताई थी पोस्ट कोविड पीरियड में, ठीक है, मोस्ट कॉमन तो पोस्ट कोविड पीरियड में बॉडी एक और जो है वीकनेस, ये सिम्टम आते हैं, और करा जाना, गिडनेस। ठीक है, तो उसका जो है कोई वैसे बहुत ज्यादा इलाज है नहीं। आपको पानी ज्यादा पीना है, बेसिकली आपको टॉक्सिन रिमूव करने हैं अपनी बॉडी से। पानी ज्यादा पीना है तो हो सकता है वो जो टॉक्सिन जो है स्वेट के और जो है यूरिन के द्वारा निकल जाते हैं काफी कुछ, और जो अंदर टॉक्सिन है वो डाइल्यूट हो जाते हैं ज्यादा पानी पिएंगे या वाटरी चीजें ज्यादा लेंगे तो उससे वो। और दूसरा जो है आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो इम्यूनिटी के लिए आप विटामिन डी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं और विटामिन सी ले सकते हैं। डेली 500 mg विटामिन सी और एक टेबलेट विटामिन डी कॉम्प्लेक्स की आप दवाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, ये जो है आपका इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा। और साथ में अश्वगंधा का एक रोल थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी या जो है एंजाइटी को कम करने में भी है, तो वो चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो सोमेटिक सिम्टम है, बॉडी एक है, वीकनेस है, तो वो बाय द टाइम रिकवर हो जाते हैं। उनके लिए ज्यादा मेडिकेशन मेरी राय यही है ना करें, अनलेस अनटिल आप बिल्कुल ही पड़े हुए हैं, आपको इतना दर्द हो रहा है कि इनबियरेबल है, तो आप जो है एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई, आइबुजेसिक वगैरह, आइबुजेसिक प्लस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, न्यूरोसाइकेट्रिक के लिए मैंने बताया अश्वगंधा का रोल है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको पोस्ट कोविड सिम्टम में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें जैसे कि डिप्रेशन हो जाए, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाए, बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ जाए, या जो है सिर दर्द हो जाए, या आप घबराहट हो बहुत ज्यादा, या डिप्रेशन जैसे सिम्टम है, तो आप अश्वगंधा से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करें। मैंने कहा कि साइकेट्रिक, अब जो ये तो आजकल कम्युनिकेबल डिजीज कोरोना आ गई है, नहीं तो इंडिया में तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एपिडेमिक चल ही रहा है, तो आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अगर किसी आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं। आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी लाइफ क्वालिटी है, बहुत इम्प्रूव हो जाने वाली है उसके बाद। तो आप जैसे ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, तो आप हेल्थ केयर फैसिलिटी विजिट जरूर करें। बाकी लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो है बाय द टाइम रिकवर हो जाती है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट की, जैसे लोगों ने मास्क यूज किए या और भी जो डेली यूज की चीजें होती हैं, उन सबको, जैसे सपोज को होम आइसोलेशन में है या घर में है या बाहर है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको प्रॉपर्ली कहाँ डिस्पोज करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि हम थोड़ा सा टच कर ले हैं। तो डॉक्टर अभिषेक, अगर आप ब्रीफली कुछ बता सकें दर्शकों को। असल में जब भी कोविड का पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उसका सारा डेटा रहता है, और डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है उनके पास भी रहता है कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव आया है। अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इस चीज को, चाहे वो कई बार टीम जाती है घर पे या कई बार पेशेंट खुद हेल्थ केयर फैसिलिटी विजिट करता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि होम आइसोलेशन के लिए ये परफेक्ट केस है कि नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ माइल्ड और या एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए ही होम आइसोलेशन अलाउ किया है। तो इसमें माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केस वही है कि जिनको या तो कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक वो है। माइल्ड केस वो है कि फीवर है, ठीक है, लेकिन कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, छाती में दर्द नहीं है, या जो है छाती में भारीपन नहीं है, या बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं है, या जो है आपका सैचुरेशन वगैरह 94 से नीचे नहीं है, जब आप पहली बार विजिट करते हो तो वो होम आइसोलेशन अलाउ करते हैं। ठीक है,
तो आप जो है जो भी आप वेस्ट जनरेट करते हो होम आइसोलेशन में, तो उसके बारे में हेल्थ फैसिलिटी भी अपने पोर्टल पे सारी चीजें, आपका जो भी आप वाइटल्स मॉनिटर करते हो 4-4 घंटे पे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास शेयर होती है और डेली बेसिस पे होती है। तो वो आपसे बात करते रहते हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका ये जो भी आप गार्बेज या जो भी आप यहाँ पे घर में जनरेट करते हो, तो वो वहां से कलेक्ट करवाते हैं। तो आप जो है एक सेपरेट अपना जो भी डस्टबिन जो है, जिस रूम में मैंने बताया ना कि जो रूम जो है एक आइसोलेटेड रूम होना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, सनलाइट उसमें आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक अटैच वॉशरूम होना चाहिए, ये सब चीजें अगर हैं, और एक आइसोलेटेड आप उसमें ही अपना डस्टबिन भी रख लें और उसमें सारा कचरा जो है वहीं